अब बारी आती है आगे बढ़ने की एंड मैटर को समझने की ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। अब भला ये प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? अगर मैं किसी भी कॉमन मैन के सामने बोल दूं प्योर सब्सटेंस, अगर मैं लेट अस सपोज मैं आपके घर पे आई और मैंने आपकी मम्मी पापा या किसी को कहा कि मैं प्योर सब्सटेंसेस मुझे चाहिए, एयर में डस्ट एंड स्मोक के पार्टिकल्स हैं, दे आर लार्ज इनफ टू स्कैटर द लाइट व्हिच इज फॉलिंग ऑन देम, लाइट स्कैटर हुई, उसका पाथ विजिबल होने लगा एंड टिंडल इफेक्ट मुझे देखने को मिलता है। फिजिकल चेंज क्या होते हैं? ऐसे चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड। चेंज तो हुआ बट कोई नई चीज नहीं बनी। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो कि नहीं? हेलो बच्चों, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। माय नेम इज साना नायर, योर केमिस्ट्री टीचर, मेंटर और दोस्त, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे आज के स्प्रिंट बैच के सेशन में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक वन शॉट रिविजन सीरीज दैट इज स्प्रिंट फॉर क्लास 9th, ठीक है, जिसमें हम एक ही सेशन में क्या करते हैं बेटा, अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, रिवाइज करते हैं एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ अपने सेशन को खत्म करते हैं। तो आज मैं लेकर आ गई हूं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। तो आज है प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 2 दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर नंबर 1 में हम मैटर के बारे में समझ चुके हैं, है ना, मैटर इन सराउंडिंग्स, मैटर होता क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेटेंट हीट एटसेट्रा, इवेपोरेशन, ये सब कहानी पढ़ी। बारी आती है आगे बढ़ने की एंड मैटर को समझने की ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चा। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर को, इज मैटर अराउंड अस प्योर को। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे सेशन में क्या रहेगा, पहले हम अपनी रिवीजन करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेंगे एंड देन उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। अब चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो सबसे पहला जो मेरा आप लोगों से सवाल है वो ये है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। मेरा आप लोगों से क्या सवाल है बेटा? मेरा सवाल ये है कि इज मैटर अराउंड अस, इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बता देंगे बच्चा, ठीक है। तो आप लोगों का जवाब होगा यस मैम, इज मैटर अराउंड अस प्योर, यस, बिल्कुल सही बात है। बट अब मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से ये है कि इज ऑल द मैटर अराउंड अस प्योर, इज ऑल द मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। तो अब आपका जवाब क्या होगा? अब आपका जवाब होना चाहिए नो, ठीक है। तो अगर मैं पूछती हूं इज मैटर अराउंड अस प्योर तो जवाब है यस, बट अगर मैं बोलती हूं इज ऑल द मैटर अराउंड अस प्योर तो जवाब होता है नो, ठीक है। तो इस बेसिस पे बेटा हम क्या कर सकते हैं, इस बेसिस पे हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो मैटर कैन बी क्लासिफाइड, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंसेस, इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चा, समझ आ गया? यस। उसके बाद प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ओके। प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर क्लासिफाई करा जा सकता है इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एंड एलिमेंट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। मूविंग ऑन टू इम्प्योर सब्सटेंसेस जिनको हम मिक्सचर्स भी कहते हैं, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू होमोजीनियस मिक्सचर, homogeneous mixture and heterogeneous mixture, तो क्या लिखा है प्यारे बच्चों यहाँ पे कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस
एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस जिन्हें हम मिक्सचर भी बोलते हैं. प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स. मूविंग ऑन टू इम्प्योर सब्सटेंसेस वी हैव होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड वी हैव हेटेरोजेनियस मिक्सचर. तो अब जो मैंने आपके सामने ये फ्लो चार्ट बनाया है, हम इस फ्लो चार्ट की एक एक टर्म को देखेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे. ठीक है, हम इस फ्लो चार्ट की हर एक टर्म को देखेंगे, उसे अच्छे से समझेंगे एंड ये सब करने के दौरान आपका 60 to 70% जो चैप्टर है वो डन हो जाएगा. यस, इन सारे टर्म्स को हमें अच्छे से देखना है एंड हमें इन्हें समझना है. ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी पहली टर्म से, दैट इज मैटर. अब मैटर को समझने के लिए तो पूरा हमारा चैप्टर 1 था ही. यस, सो व्हाट इज मैटर? एनीथिंग व्हिच हैज मास, है ना? एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड occupies space and occupies space. हर वो चीज जिसका कुछ मास है और वो कुछ स्पेस यानी कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, वो क्या है? वो है मैटर. ठीक है, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज प्योर सब्सटेंसेस. अब भला ये प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? अगर मैं किसी भी कॉमन मैन के सामने बोल दूं प्योर सब्सटेंस, अगर मैं लेट अस सपोज मैं आपके घर पे आई और मैंने आपकी मम्मी पापा या किसी को कहा कि मैं प्योर सब्सटेंसेस मुझे चाहिए, तो वो कहेंगे प्योर यानी कि शुद्ध. अरे ये देखो, प्योर मिल्क, प्योर घी, प्योर नमक. ठीक है, सो फॉर अ कॉमन मैन प्योर का क्या मतलब होता है? प्योर का मतलब होता है जिसमें कोई मिलावट ना हो. ठीक है, जिसमें कोई मिलावट ना हो. अभी आपकी मम्मी के लिए दूध बिल्कुल प्योर है कि मेरा बच्चा बिल्कुल एकदम शुद्ध दूध पिएगा, बट अगर उस दूध में कोई पत्थर, कंकड़, मक्खी कुछ भी गिर जाए, कोई मिलावट चली जाए, तो वो प्योर मिल्क एकदम से क्या बन जाएगा? इम्प्योर हो जाएगा. यस, सिमिलरली अगर मैं प्योर घी की बात करती हूं तो एकदम मम्मी पराठे में भर भर के घी लगा के खिलाती है कि सब खाएंगे, बट यही उस घी में कोई भी अनवांटेड इंप्योरिटी, कोई भी कीड़ा निकल आए, कोई पत्थर, कुछ भी, एनी अनवांटेड इंप्योरिटी अगर उस घी में निकल आती है तो एक सेकंड पहले वो प्योर था बट वो अब क्या बन गया? इम्प्योर बन गया. ठीक है, सो फॉर अ कॉमन मैन, फॉर कॉमन पीपल, प्योर का मतलब होता है विदाउट एनी अडल्ट्रेशन, यानी कि फ्री फ्रॉम अनवांटेड इंप्योरिटीज. ठीक है, हम नहीं चाहते कि उसमें कोई मिलावट हो. ठीक, तो अगर मिलावट नहीं है तो वो हमारे लिए प्योर हो जाता है. बट भाई हम ठहरे साइंटिस्ट, है ना, हमें पता है कि प्योर क्या है. ठीक, फॉर अ साइंटिस्ट इट मींस अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. अगर मैं मिल्क की बात करूं, घी, ये नमक शमक, ठीक है, ये क्या है? दे आर अ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स. तो हम साइंटिस्ट हैं, हमें पता होना चाहिए कि ये चीजें इन रियलिटी प्योर नहीं है. तो मैम अगर ये प्योर नहीं है तो प्योर है क्या? What is a pure substance? ठीक है, ये सवाल दिमाग में आ रहा है. तो चलिए अब इसका आंसर जानते हैं कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है. A pure substance is one which is made up of only one kind of particles. Pure substance क्या होता है? Pure substance एक ऐसा substance है जो केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलके बनता है. एग्जाम्पल देखिए, अगर मेरे पास गोल्ड है तो गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल्स हैं. यस, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. इतनी कहानी हमें पता है. तो अगर मैं गोल्ड की बात कर रही हूं, गोल्ड सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल से मिलके बना है. ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन के पार्टिकल्स है, हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन के पार्टिकल्स, वाटर में सिर्फ वाटर के पार्टिकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स. तो एक ऐसा सब्सटेंस, अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, एक ही प्रकार के अगर उसमें पार्टिकल्स हैं तो वो क्या बन जाता है? एक प्योर सब्सटेंस बन जाता है. ठीक है, अभी इसको और अच्छे से समझते हैं, बट आपको बेसिक डेफिनेशन क्लियर हुई कि प्योर सब्सटेंस क्या है. अ प्योर सब्सटेंस इज वन, ठीक है, which is made up of only one kind of particles. एक ही प्रकार के उसमें पार्टिकल्स हैं. मैंने गोल्ड लिया, सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल्स हैं. ऐसा नहीं है उसमें से एकदम से सिल्वर आ जाए, हेलो जी ये सीक्रेट है, मैं ना गोल्ड में छुप के बैठता हूँ, किसी को पता नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं है भाई. गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल्स, वाटर में सिर्फ वाटर के पार्टिकल्स, कॉपर में सिर्फ कॉपर के पार्टिकल्स, एक ही प्रकार के पार्टिकल्स हैं, वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स है. तो बेटा वो क्या होता है? आपका प्योर सब्सटेंस होता है. ठीक है, तो एक बार देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, है ना. प्योर सब्सटेंस को थोड़ा और जानते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं. तो प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनियस इन नेचर. होमोजीनियस को मैं अभी थोड़ी सी ही देर में आपको डिटेल में समझाऊंगी, बट बेसिकली होमोजीनियस क्या होता है बेटा? होमोजीनियस वो होता है जिसकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है. ठीक है, सो अ प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनियस इन नेचर. देन अ प्योर सब्सटेंस हैज अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज. प्योर सब्सटेंस की क्या होती है? एक डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती है.
अगर मैं बात करूं गोल्ड की, तो गोल्ड की मैं बैंगल बना लूं तब भी उसकी प्रॉपर्टीज बेटा वही रहेगी, गोल्ड की रिंग बना लूं तो भी उसकी एक डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है, गोल्ड का नेकलेस बना लूं तो भी एक डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है। ये नहीं नेकलेस में वो अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, रिंग बना दी तो अलग प्रॉपर्टी, बैंगल बना दी तो अलग, नहीं। अ प्योर सब्सटेंस हैज अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। देन प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। या आपको पता है कि वाटर क्या है आपका H2O, ठीक है, वाटर आपका H2O है जो कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बनता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आए, उन्होंने मिलके वाटर का पार्टिकल बनाया, एंड अब वाटर में हर जगह वाटर का ही पार्टिकल है, दैट इज व्हाई वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं पानी में ऐसे करके हाथ डालूं तो पूरी हाइड्रोजन बाहर आ गई, ऑक्सीजन पीछे रह गया कि जी हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेपरेट हो गया, नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं पानी को छान दूं तो ऊपर हाइड्रोजन रह गया नीचे ऑक्सीजन आ गया, नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं पानी को इवेपोरेट करा रही हूं, हाइड्रोजन जी इवेपोरेट हो गई, ऑक्सीजन पीछे रह गई, नहीं। ओके, सो प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। आप ऐसे फिजिकल प्रोसेसेस से उनकी सेपरेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, राइट। तो प्योर सब्सटेंस अगर हमें क्लियर हो गया है, प्योर सब्सटेंस इज डन, तो अब हम चलते हैं आगे। प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई करा जा सकता है इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो अब समझते हैं कि क्यों क्लासिफाई करा, कैसे क्लासिफाई करा, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, फिर फर्दर मूव करेंगे मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मेटलॉइड्स क्या है, सब देखते हैं, ठीक है। तो चलो, हमने प्योर सब्सटेंस जान लिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जान लिए, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि ये आपका क्या है बेटा, गोल्ड है, और ये क्या है आपका वाटर है, यस। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि ये गोल्ड, वाटर, ये सब क्या है, प्योर सब्सटेंसेस है। बट अगर मैं बात करती हूँ बच्चा गोल्ड की, तो गोल्ड में ना सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल्स है, ठीक है। आपको चैप्टर 3 का आइडिया होगा, तो गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के एटम्स हैं, ठीक है। चैप्टर 3 के मैंने थोड़ा सा वर्ड इंक्लूड कर दिया, बट कोई बात नहीं, बस इंक्लूड करा है, घबराना नहीं है, ठीक है। गोल्ड क्या है बेटा, गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के ही पार्टिकल्स हैं, यस। गोल्ड 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 गोल्ड, सिर्फ गोल्ड के ही पार्टिकल्स हैं, ओके। इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, कैसे पार्टिकल्स, गोल्ड के पार्टिकल्स। अगर मैं बात करती हूँ वाटर की, वाटर में भी एक ही तरीके के पार्टिकल्स हैं, दैट इज H2O 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 H2O। वाटर भी एक प्योर सब्सटेंस है, बट प्यारे बच्चों, मैं उस H2O को फर्दर तोड़ सकती हूं, फर्दर ब्रेक कर सकती हूं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर मैंने इस गोल्ड के सिक्के को तोड़ा, मुझे गोल्ड के ही पार्टिकल्स मिलते जाएंगे, एक ही तरीके के पार्टिकल्स मिलेंगे, गोल्ड 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 गोल्ड। बट अगर मैं वाटर को ब्रेक कर रही हूं बच्चा, तो वाटर H2O कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक। तो ये भी आपका प्योर सब्सटेंस, ये भी आपका प्योर सब्सटेंस, बट इनमें क्या है, इनमें अंतर है। एंड उसी बेसिस पे हम प्योर सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करते हैं। प्योर सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करा जाता है इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। हमने प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर क्लासिफाई कर दिया इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एंड अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूं, तो गोल्ड क्या है, गोल्ड एक एलिमेंट है, एंड वाटर क्या है, वाटर एक कंपाउंड है। अभी जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अब इनकी डिटेल में जाते हैं, ठीक है, कि एलिमेंट्स क्या होते हैं एंड कंपाउंड्स क्या होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर। इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने जैसे आपको बताया कि उस फ्लो चार्ट के सारे टर्म्स को अच्छे से जान लो तो 60 to 70% तो चैप्टर तुम्हारा डन है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस तो डिलीट हो चुका है, यस। तो चलिए, हमने मैटर समझ लिया, हमने प्योर सब्सटेंसेस समझ लिया, अब आगे जंप मारते हैं एंड एलिमेंट्स को समझते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? A form of matter which cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions because they are made up of only one kind of particles. अगर बेटा मेरे पास गोल्ड है, लेट अस सपोज मेरे पास गोल्ड का एक कॉइन है, मैं उसे तोड़ूंगी मुझे गोल्ड मिलेगा, मैंने उसे और तोड़ा मुझे गोल्ड मिला, मैंने उसे और तोड़ा मुझे गोल्ड मिला, मैंने उसे और तोड़ा मुझे गोल्ड के ही पार्टिकल्स मिलेंगे, और तोड़ा गोल्ड के ही पार्टिकल्स मिलते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं उसको 50वीं बार तोड़ रही हूँ या फिर मैं उसको 100th बार तोड़ रही हूँ या 1000वीं बार जब मैं उसको तोड़ रही हूँ तो एकदम से सिल्वर निकल के आ जाएगा। किसी को बताना मत मैं गोल्ड में छुप के बैठा होता हूँ, किसी को मत बताना कि गोल्ड के अंदर सिल्वर का पार्टिकल है, नहीं। आप
उसको कितना भी बेटा तोड़ लो, कितना भी उसे ब्रेक कर लो, आपको एक ही तरीके के पार्टिकल्स मिलते जाएंगे। कोई सिंपलर पार्टिकल, कोई सिंपलर सब्सटेंस, कोई डिफरेंट, कोई नई चीज आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो देखिए, अ फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के ही पार्टिकल्स, आप तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, आपको गोल्ड के ही पार्टिकल्स या फिर गोल्ड के ही एटम्स मिलते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि गोल्ड जो है वो और सिंपलर सब्सटेंसेस में और छोटे पार्टिकल्स या और छोटी डिफरेंट चीज में टूट गया, नहीं, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, दूसरी भाषा में बोले तो एटम्स। ठीक है, सो गोल्ड सिर्फ गोल्ड के एटम से ही मिलके बना है। यस, तो एलिमेंट क्या हो गया? अ फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स या फिर एटम्स। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है, समझ आ रहा है कि नहीं? आपको कोई और सिंपलर, कोई और छोटी, कोई और डिफरेंट चीज नहीं मिलेगी। ठीक, चलिए चलिए एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, गोल्ड, कॉपर, आयरन एटसेट्रा। ठीक है, अब बात आती है कि मैम वाटर की ये जो मिस्ट्री है ना, ठीक है, इसको सुलझा दो। केमिस्ट्री में वाटर की बड़ी मिस्ट्री है, तो इसको सुलझा दो। अब वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, इतना तो हमने जान लिया, और थोड़ा सा भरोसा भी कर लो मैम पे, ठीक है, आगे क्लियर कर दूंगी कैसे। वाटर क्या है? वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, यस, इतना तो हमें पता है। एंड वाटर का फॉर्मूला क्या है बच्चा? वाटर इज आपका H2O। अगर मैं वाटर को तोड़ूं तो मुझे सिंपलर सब्सटेंसेस मिलते हैं। अगर मैं वाटर पे एक प्रोसेस लगाऊं, एक केमिकल प्रोसेस लगाऊं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस, तो वाटर कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। कौन से सब्सटेंसेस? आपको H2 एंड O2 मिलेगा। ठीक है, तो वाटर को आप फर्दर और सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ सकते हैं बाय केमिकल प्रोसेस। इसीलिए वाटर आपका एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट क्या होता है? कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन, बट वाटर को आप सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ सकते हो बाय केमिकल प्रोसेस, बाय केमिकल रिएक्शन। इसीलिए वाटर आपका एलिमेंट नहीं है, प्योर सब्सटेंस है बट एलिमेंट नहीं है। तो वाटर क्या हो गया? वाटर आपका कंपाउंड हो गया। कैसे हो गया? अभी थोड़ी ही सी देर में आपको मैं समझा दूंगी। तो इतनी कहानी क्लियर हुई है कि वाटर आपका एलिमेंट नहीं है। ओके, अब एक ना बच्चों को बहुत बड़ा डाउट आता है कि मैम आपने बताया प्योर सब्सटेंस एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बनता है, वाटर में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो दो प्रकार के पार्टिकल्स हैं, तो वाटर प्योर कैसे हुआ? देखो यार, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, बट जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O की एक यूनिट बना देते हैं, ये आपका H2O का पार्टिकल बन गया। अब अगर आपके पास एक ग्लास पानी है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलके एक पार्टिकल बना दिया H2O का। अब ये पार्टिकल आपको हर जगह देखने को मिलेगा, H2O 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 H2O। सो वाटर इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज H2O। इसीलिए वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई है? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए बच्चा, बहुत बढ़िया बात है। ठीक, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स भी हमारे मैटर हैं। देखो, ये फ्लो चार्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो है गजनी वाला टैटू करा लो अपने दिमाग में। ठीक है, मैटर को क्लासिफाई करा प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस में, प्योर को फर्दर क्लासिफाई करा इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। बट एलिमेंट्स आपके अल्टीमेटली है तो मैटर ही, एंड मैटर कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना? तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे क्या लिखा हुआ है? देखो, एलिमेंट्स भी क्या है? एलिमेंट्स भी मैटर है, तो वो सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको सॉलिड के एग्जांपल दूं तो आपके पास हो जाएगा गोल्ड हो गया, है ना, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, कॉपर एटसेट्रा। ठीक है, ओके। देन अगर मैं बात करती हूं लिक्विड एलिमेंट्स की, सो यू हैव मरकरी एंड ब्रोमीन। ठीक है, mercury and bromine are the only two elements which are liquid at room temperature. This is very very important. क्या कहा मैंने? mercury and bromine are the only two elements which are liquid at room टेम्परेचर। ठीक है, ये दोनों आपके एलिमेंट्स हैं, मरकरी एंड ब्रोमीन, ओके, लिक्विड हैं। गैस की अगर मैं बात करूं तो गैस में आपके पास ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया,
हाइड्रोजन हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। सो एलिमेंट्स आपके मैटर है, मैटर कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो मैंने आपको सॉलिड एलिमेंट्स, लिक्विड एलिमेंट्स, गैसियस एलिमेंट्स के एग्जांपल्स दे दिए। अब आप कहेंगे मैम ये एलिमेंट्स हमें कहीं देखने को मिलते हैं क्या? हमने इन एलिमेंट्स को कभी देखा है ऐसे किसी पेज पूज पे कहीं बन रखे हो? तो यार बिल्कुल देखा है। आपने पीरियोडिक टेबल देखा है कि नहीं देखा? ये पीरियोडिक टेबल क्या है? दिस पीरियोडिक टेबल इज नथिंग बट रोज एंड कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स, रोज एंड कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स। ये सारे क्या है? ये सारे आपके एलिमेंट्स ही तो है, ठीक है। तो हमने भाई देखा है, एक ही पेज पे हमने सारे एलिमेंट्स को देखा है, ठीक। अब इतनी बात समझ आ गई कि एलिमेंट्स और आल्सो मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस के एग्जांपल्स हमें क्लियर हो गए। अब बेटा आपने पीछे फ्लो चार्ट में देखा था कि एलिमेंट्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। यस, on the basis of their properties elements can be divided into metals, non-metals and metalloids। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपका पीरियोडिक टेबल है, ये आपका पीरियोडिक टेबल है which is nothing but rows and columns of elements। ये सारे आपके एलिमेंट्स हैं, बट एलिमेंट्स कैन बी मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मतलब इसी टेबल में कुछ आपके मेटल्स हैं, कुछ आपके नॉन मेटल्स हैं एंड आपके मेटलॉइड्स हैं। तो अब कौन से आपके मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स, कौन से मेटलॉइड्स हैं, देखते हैं। ये जो आपको ये ग्रीन वाले दिख रहे हैं, ये सारे आपके क्या हैं? ये आपके मेटल्स हैं। मैं ग्रीन कलर का ही पेन इसलिए यूज कर रही हूँ सो दैट यू आर एबल टू रिलेट, ओके। ये जो आपको येलो दिख रहे हैं, ये क्या है? आपके नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। ये क्या है? आपके नॉन मेटल्स हैं, ओके। एंड अगर मैं बात करती हूं ये ब्लू की, तो ये आपके क्या है? ये आपके मेटलॉइड्स हैं। ये क्या है? ये आपके मेटलॉइड्स है। यू कैन सी कि ये जो मेटलॉइड्स है वो बिल्कुल दीवार बना के खड़े हैं बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस तरफ आपके मेटल्स हैं, वो आपके नॉन मेटल्स हैं एंड बीच में आपके क्या है? मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। अब आप कहोगे मैम मैटर आपने समझा दिया, प्योर सब्सटेंसेस आपने समझा दिया, एलिमेंट्स आपने समझा दिया, एलिमेंट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। तो जरा उनको भी समझा दो। तो बिल्कुल समझाएंगे यार, ठीक है। अब आपको समझ आ गया है कि हमारा फ्लो क्या चल रहा है। बिल्कुल बेटा सही पकड़े हैं। अब हम मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक आपको बता देती हूं कि क्लास 10th में आपका एक चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें फुल डिटेल में आपको इन्हें पढ़ना है। अभी हमें क्या करना है? आप अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ के आए होंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, है ना। उसी को बस हमें रिवाइज करना है, एक जानना है, ठीक है। नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट आर मेटल्स, व्हाट आर नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ओके। तो अगर मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मेटल्स आर मेलिएबल। अब मैम मेलिएबल क्या है? मेलिएबल इज द प्रॉपर्टी टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स। आप बेटा मेटल को पीट के क्या कर सकते हो? उनकी थिन शीट्स बना सकते हो। सो व्हाट इज मेलिएबिलिटी? इस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी बोलते हैं एंड इसलिए बोला जाता है कि मेटल्स आर मेलिएबल। सो व्हाट इज मेलिएबिलिटी? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ठीक है। मेलिएबल क्या है बेटा? बीटन इनटू थिन शीट्स, बीटन इनटू थिन शीट्स। आपने अपने घर में एल्युमिनियम फॉइल देखी होगी ना, जिसमें हम अपना खाना पैक करते हैं। तो वो एल्युमिनियम क्या है? एक मेटल है जिसकी इतनी पतली सी एक शीट बनी हुई है। यस, तो वहां पे हम इसको देख सकते हैं, ओके। नाउ मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का क्या मतलब होता है बेटा? डक्टाइल का मतलब होता है टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। आप मेटल से थिन वायर्स जो है बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोला जाता है एंड इसलिए कहा जाता है कि मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब है ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। डक्टाइल का मतलब है ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है उसमें कॉपर वगैरह की वायर्स का इस्तेमाल करा जाता है। कॉपर एक मेटल है, मेटल्स आर डक्टाइल, तो आप उसकी वायर बना सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख सकते हो, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एटसेट्रा। फिर है मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का क्या मतलब होता है? सोनोरस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, ठीक है। सोनोरस का क्या मतलब है कि जब आप मेटल्स को ऐसे स्ट्राइक करते हो तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कैसी सी? आपने टेम्पल्स में देखा होगा जो बेल होती है या फिर स्कूल में जो घंटी बजती है, तो जब उसको ऐसे ऐसे करते तो कैसी बजाती है? टंग टंग टंग। तो ये जो रिंगिंग साउंड है, टंग की साउंड है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कि मेटल्स आर सोनोरस। दैट इज वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं व्हेन स्ट्रक, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हुआ। अब देखो
मेटल्स क्या है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं बेटा? गुड कंडक्टर्स हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तभी मैंने आपको जैसे बताया कि कॉपर की जो है वायर्स यूज होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। कॉपर की वायर क्यों यूज हो रही है? एक तो डक्टाइल है तो वायर बनाई गई। अब यार डक्टाइल का भी मैं अचार डालूंगी जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करा पा रहा, ठीक है? तो इसीलिए हम कॉपर वगैरह की वायर्स का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज एक तो मेटल्स डक्टाइल है, ऊपर से देयर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात अगर मैं करूं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट की, तो आपको पता है कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह के कुकिंग यूटेंसिल्स, ये सब वेसल्स वगैरह बनाए जाते हैं। ओके, सो एग्जांपल देख लो, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एक्सेट्रा। मूविंग ऑन, मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर लस्ट्रस, यानी कि उनमें क्या होती है बेटा? उनमें चमक होती है, उनमें चमक होती है, उनमें शाइन होती है। दे हैव अ शाइनी अपीयरेंस, ठीक है? उनमें शाइन होती है, उनमें चमक होती है। तभी ये जो आपके गोल्ड, सिल्वर वगैरह है, इनसे ज्वेलरी बनाई जाती है। व्हाई? बिकॉज दे आर लस्ट्रस। अब यार जब ज्वेलरी पहनते हो, सोना चांदी पहनते हो, तो ऐसा होता है ना, दूर से ही हम चमकने चाहिए, कि दूर से पता लग जाना चाहिए कि हम चल के आ रहे हैं, है ना? चमक तो जरूरी है भाई, जीवन में भी चमक बड़ी जरूरी है। ओके, सो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आपके लस्ट्रस होते हैं, उनमें चमक होती है। दे हैव अ शाइनी अपीयरेंस। यू कैन सी हियर, यहाँ पे चमक है, ठीक है, शाइनी अपीयरेंस है, यहाँ पे नहीं है। ओके, तो ये कहानी थी आपकी मेटल्स की। मूविंग ऑन टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की बच्चा अगर हम बात करते हैं, तो मेटल्स के आगे अगर मैं नो लगा दूं तो बन जाते हैं नॉन मेटल्स। वैसे ही मेटल्स की प्रॉपर्टी के आगे नो 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 लगा दो तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी बन गई। इसलिए ये बड़ा आसान हो जाता है, आपको दो अलग से नहीं लर्न करनी, बस मेटल्स की लर्न करो, उसके आगे नो 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 लगा दो, नॉन मेटल की बन गई। ठीक, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। मेटल्स क्या थे? मेटल्स आपके मेलिएबल थे, बट नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, दे आर ब्रिटल। ब्रिटल माने वो इजिली क्रम्बल हो जाते हैं, ठीक है? ब्रिटल का क्या मतलब है? दे क्रम्बल, क्रम्बल इजिली, ठीक है, क्रम्बल हो जाते हैं। नेक्स्ट, मेटल्स आपके डक्टाइल थे, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, ठीक है, नो लगा दिया। मेटल्स आपके गुड कंडक्टर्स थे ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स। नॉट गुड की जगह बैड लिख दो यार, इतना तो हमारे को ये पराये बच्चे आते ही हैं। सो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आपके लस्ट्रस थे, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। मेटल्स आपके सोनोरस थे, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, ठीक है? सो मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके आगे नो 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 लगाया तो आपकी नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज बन गई, ठीक है? तो मेटल्स डन है, नॉन मेटल्स डन है। मूव करते हैं बेटा आगे टू मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स वो होते हैं बेटा जिनकी प्रॉपर्टीज जो होती है दे आर इंटरमीडिएट इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या होते हैं आपके मेटलॉइड्स? हैं तो एलिमेंट्स ही, ठीक है, बट उनकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन होती है, इंटरमीडिएट होती है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स हैविंग प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उन्हें मेटलॉइड्स कहा जाता है। एग्जांपल्स देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ मेटलॉइड्स जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एटसेट्रा। सो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं आपके मेटलॉइड्स के, आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ठीक है, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहे, कंप्यूटर स्क्रीन पर, राइट? चलिए, तो अब अभी तक हम कितना कर चुके हैं? अभी तक हमने ये जो फ्लो चार्ट स्टार्ट करा था, यस, कहां गया कहां गया कहां गया, ये जो हमने फ्लो चार्ट अपना स्टार्ट करा था, मैटर हमें पता है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, प्योर सब्सटेंसेस हमने उसमें से देख लिया है, एलिमेंट्स हमने समझ लिया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स को भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। अब इस तरफ हमारा सिर्फ एक टर्म रह गया है, दैट इज कंपाउंड्स, ठीक है, एक टर्म समझना रह गया है और वो क्या है? वो है कंपाउंड्स। तो चलिए अब समझते हैं कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि कंपाउंड्स क्या है। ओके, तो चलो 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 चलो, कंपाउंड्स। A compound is a substance made up of two or more elements chemically combined together in a fixed proportion by mass। मैम इतनी सारी डेफिनेशन आप बोल गए, समझ कुछ नहीं आया। नो फियर व्हेन साने मैम इज हियर। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने आपको पीछे इतना तो बता दिया था कि वाटर एक कंपाउंड है, यस, इतना मैंने आपको कहा था, थोड़ा सा भरोसा कर लो बस थोड़ी सी देर के लिए, ठीक? तो अब मैं आपको प्रूव कर देती हूँ कि कैसे। वाटर है मेरे पास बेटा H2O, ये एक कंपाउंड है। अब इसे इस डेफिनेशन से रिलेट करते हैं, अगर रिलेट हो गया तो बिल्कुल सही बात है, वाटर एक कंपाउंड है। ओके, एंड डेफिनेशन भी हम समझ जाएंगे। A compound is a substance made up of two or more elements। वाटर बेटा एक कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है, जो कि हाइड्रोजन
एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है, एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है, आपके एलिमेंट्स है, ठीक। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, यहां तक हमें क्लियर हो गया। केमिकली कंबाइंड टुगेदर, अब इसका ये मतलब है बेटा कि अगर वाटर में मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ऐसा नहीं है कि पानी का मेरे पास ग्लास है तो हाइड्रोजन एक कोने में बैठा है, ऑक्सीजन एक कोने में बैठा है, कि हमें कहा गया था साथ में बैठना है, ठीक है, तब वाटर बनेगा, ऐसा नहीं है भाई। उनके बीच में क्या है, उनके बीच में केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, वो केमिकली कंबाइन होते हैं, राइट। सो अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर, ठीक, यहां तक भी समझ आ गया। इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, अब मैम इसका क्या मतलब है, ये तो अजीबोगरीब स्टेटमेंट हो गई, यहां तक तो क्लियर हो गया, ठीक है, कंबाइंड, केमिकली कंबाइंड टुगेदर तक डन है। इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, मैम इसका क्या मतलब है, व्हाट डू वी मीन बाय फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है मैम, व्हाट डू वी मीन बाय फिक्स्ड प्रोपोर्शन। अब देखो यार फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता क्या है, मेरे पास वाटर है H2O, ठीक है, इसमें क्या है, मेरे पास हाइड्रोजन है एंड मेरे पास ऑक्सीजन है, ओके, यस। अब थोड़ा सा आप भरोसा कर लो, है ना, चैप्टर 3 जब हम करेंगे तो उसमें आपको फिर से पता लग जाएगा, बट थोड़ा सा भी अपनी साने मैम पे भरोसा कर लो। आई विल टेल यू बेटा, जो आपके पास एक हाइड्रोजन होता है ना, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 AMU, एंड एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 AMU। यस, वाटर में मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास है 1, तो 2 का कितना हो गया, 2। ऑक्सीजन मेरे पास एक ही है, तो एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 1:8। मैंने काफी सिंपल तरीके से आपको ये समझाया है, कुछ अभी मैंने वर्ड्स यूज नहीं करे हैं, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन ऐसे करके बोला है, क्योंकि जब हम चैप्टर 3 में जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आई होप कि अभी तक आपको पता होना चाहिए, बट स्टिल कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब वाटर की बात करें तो मेरे पास 2 हाइड्रोजन है तो उनका मास हो गया 2, एक ऑक्सीजन है तो मास हो गया 16। जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास रेशियो क्या आएगा बेटा, 1:8। एंड ये जो मेरे पास प्रपोर्शन आया है, ये किस वजह से आया है, ये मास की वजह से आया है, तो इसलिए हम क्या लिख देते हैं, इसलिए हम लिख देते हैं 1:8 बाय मास। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब भी बेटा वाटर बनेगा तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:8 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारा आज मस्ती का मन कर रहा है तो तुमने 1:8 की बजाय 1:80 ले लिया, भाई ये तो बिल्कुल छोड़ो, इसको छोड़ो, 1:8 की बजाय तुमने 1:8.001 भी ले लिया ना, तो भी वक्त बदल जाएगा, हालात जज्बात सब बदल जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट, कंपाउंड की स्टेटमेंट यही कहती है कि अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। तो जो वाटर एक कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में ही कंबाइन करेंगे, दैट इज 1:8 बाय मास। अगर ये हिला डुला, अगर ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऊपर नीचे हो गया तो पानी तो नहीं बन रहा भाई, पता नहीं क्या ही बनेगा, पानी तो नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन है कंपाउंड की। एंड एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, वाटर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैं कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर देती हूं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, और ये केमिकली कंबाइन भी कर रहे हैं। तो यहां तक तो हमें समझ आ गया। अब फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास का क्या मतलब है, एक कार्बन का मास कितना होता है बेटा, एक कार्बन का मास होता है 12, और यहां पे एक कार्बन ही है। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, यहां पे आपके पास 2 ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं, तो इसका मास कितना हो गया बेटा, 16 × 2 दैट इज 32। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 3 12, 4 8 32, इसका फिक्स प्रोपोर्शन कितना आएगा, 3:8 आएगा। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, व्हाई, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। कार्बन डाइऑक्साइड बनना है तो कार्बन और ऑक्सीजन को 3:8 के रेशियो में ही कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है, शर्त है भाई, ठीक। चलिए कंपाउंड की डेफिनेशन आपको समझ आई, क्लियर हो गया है बच्चा, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। तो चलिए ओके तो यहाँ पे ये लिखा है, वाटर इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2:O2 का रेशियो क्या है, 1:8। चलो अब एक बार प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स देख लेते हैं, ठीक है, कि कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज है। एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड कंबाइंड टुगेदर केमिकली इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ये जो हमने डेफिनेशन देखी है बस वर्ड्स को आगे पीछे करके लिख दिया है, मतलब तो वही है। The compounds can be separated into its constituent elements by chemical process। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटर क्या है बच्चा, वाटर एक कंपाउंड है, यस, और मैं एक केमिकल प्रोसेस जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस
मैं इलेक्ट्रोलिसिस करके वाटर को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ सकती हूं, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। H2O का केमिकल प्रोसेस जब होगा, H2O पे जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूंगी वाटर पे, तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यही यहां स्टेटमेंट लिखी हुई है कि कंपाउंड्स को उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेट करा जा सकता है बाय केमिकल प्रोसेस। फिर है द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसका क्या मतलब है? देखो यार, मेरे पास कंपाउंड क्या है? वाटर, और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हो कि हाइड्रोजन क्या है बेटा? हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस होती है, यस और नो? बिल्कुल मैम, हमें पता है हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल गैस। बात अगर मैं करती हूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन क्या है बेटा? ऑक्सीजन जो है इट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, इट सपोर्ट्स कंबशन। ठीक है, वो बचपन में हम वो एक्टिविटी करते थे ना कि हमने एक कैंडल जलाई, वो आराम से जलती रहती है, फिर हमने क्या करा, एक ऐसे ना कोई भी ग्लास वगैरह ऐसे उल्टा करके रख दिया, तो कैंडल कुछ सेकंड के लिए जलती है, फिर बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर दिया? ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दिया। तो अंदर जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कैंडल उतनी देर के लिए जल जाएगी, जैसे ही ऑक्सीजन खत्म कैंडल भी बुझ जाएगी। तो इससे हम क्या डिड्यूस करते थे कि ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। अब हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, बट इनके कॉम्बिनेशन से बेटा जो वाटर बनता है वो क्या करता है? वो तो आग बुझाने का काम कर रहा है। ठीक है, वाटर क्या करता है? इट पुट्स आउट फायर, इट पुट्स आउट फायर। ठीक है, इसको ऐसे समझो, ये जल रहा है, ये जले पे नमक छिड़कने का काम कर रहा है, बट ये क्या कर रहा है? आग को ही बुझा रहा है। ठीक है, सो द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो यही यहां लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक है बच्चा, इतनी कहानी आपको क्लियर हुई है, समझ आ रहा है कि कंपाउंड क्या है। ठीक है, तो फिर से चलिए अपने फ्लो चार्ट पे चलते हैं। अगर 60 to 70% चैप्टर उसी से कवर हो रहा है, तो बार बार उस पे तो जाना ही पड़ेगा ना। ठीक, ओके, सो प्योर सब्सटेंसेस डन, एलिमेंट डन, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स डन, कंपाउंड्स डन। ठीक है, तो अब ये साइड हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है। तो अब बारी आती है इस तरफ चलने की, दैट इज मिक्सचर्स को समझने की। ठीक है, एंड देन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर को समझेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए मिक्सचर्स की अगर हम बात करें तो मिक्सचर्स क्या है बच्चा? लेट्स मूव ऑन टू मिक्सचर्स। ओके, चलिए मिक्सचर क्या होता है? A mixture is a substance which consists of two or more elements or compounds not chemically combined together. अब मिक्सचर क्या है यार? अगर मैं नमकीन मिक्सचर की ही बात करूं, ठीक है, पंचरत्न की बात करते हैं, उसमें तुम्हारा वो लच्छा होता है, वो हरा हरा सा कुछ मटर सा होता है, कुछ ड्राई फ्रूट है, कुछ भी है, वो सारी चीजें वहां पे सिर्फ प्रेजेंट हैं, दे आर जस्ट मिक्स टुगेदर। ऐसा नहीं है कि तुमने आज 5 चीजों को मिक्स करा, 2 घंटे बाद जो नमकीन है वो खीर बन गया कि जी वो केमिकली कंबाइन हो गए, खीर बन गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। दोज थिंग्स आर जस्ट प्रेजेंट देयर। ठीक है, उनके बीच में कोई लेना देना नहीं है। ओके, सो इन्हें कहा जाता है मिक्सचर्स जिसमें 2 और मोर एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। वो बस वहां पड़े हुए हैं, दे आर जस्ट प्रेजेंट देयर। ठीक है, कोई केमिकल रिश्ता नाता नहीं है। एग्जाम्पल देखो, एयर। मैम एयर मिक्सचर है, बिल्कुल यार, एयर में आपके पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और गैसेस है। अब क्या हो रहा है? ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, दे आर जस्ट प्रेजेंट। ठीक है, कोई नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, कोई कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कंबाइन नहीं करे, नहीं, दे आर जस्ट प्रेजेंट देयर। ठीक है, कोई केमिकल कॉम्बिनेशन, कोई केमिकल रिश्ता नाता नहीं है उनके बीच में। सो एयर क्या हो गया? एयर आपका मिक्सचर हो गया। मिल्क ले लो, नमकीन ले लो, चाय ले लो, सैंड प्लस वाटर एटसेट्रा। सैंड वाटर की अगर मैं बात करूं, पानी में आपने रेत घोल दी, कोई नई चीज बन गई क्या? कुछ भी नहीं हुआ भाई, दे सैंड इज जस्ट प्रेजेंट देयर। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि सैंड और वाटर को घोला नई चीज बन गई है, ये दे हैव कंबाइंड केमिकली, नो, जस्ट वाटर है, सैंड है, बस मिक्स हो गए हैं, बस पड़े हुए हैं अपना वहां पे। ठीक है, सो ये होते हैं आपके मिक्सचर्स। ओके, अब मिक्सचर्स क्या होते हैं बेटा? मिक्सचर्स कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब इसमें से होमोजीनियस कौन सा है और हेट्रोजीनियस कौन सा है, क्या कोई मुझे बता सकता है? ये है आपकी फिगर नंबर ए और ये है बी। एक बार जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है, कि होमोजीनियस कौन सा है और हेट्रोजीनियस कौन सा है, राइट? चलो अब मैं आपको बताती हूं। देखो यार, ये क्या है? ये आपका होमोजीनियस है,
एंड ये क्या है, ये आपका हेट्रोजीनियस है। ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग बच्चा, आपके पास क्या है, आपके पास एक ग्रीन कलर के सर्कल्स हैं और आपके पास ये पिंक से कलर के सर्कल्स हैं। यहाँ पे इस केस में आप देख पा रहे हो कि ये जो सर्कल्स हैं दे हैव बीन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो रखी है, दे हैव बीन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ग्रीन फिर पिंक, ग्रीन पिंक, ग्रीन पिंक ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो रखे हैं, दे हैव बीन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। ठीक है, यहाँ पे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। मोर ओवर मैं यहाँ पे कोई ऐसे लाइन नहीं खींच सकती कि इस लाइन के ऊपर सारे ग्रीन है, इस लाइन के नीचे पिंक है, यहाँ पे कोई लाइन खींच दी, नहीं, देयर इज नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। ये अच्छे से मिक्स हो रखे हैं, दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। ओके, बात अगर मैं करूं यहाँ पे, ये क्या है आपका हेट्रोजीनियस है, ग्रीन, मैं यहाँ पे ऐसे देयर इज अ बाउंड्री ऑफ सेपरेशन के जी, इसके ऊपर ग्रीन है, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे पिंक है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दे हैव अ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ठीक है, इनकी नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। सो ये आपके हो गए होमोजीनियस, ये आपके हो गए हेट्रोजीनियस का एग्जांपल। अभी और अच्छे से एंड और डिटेल में इसे समझाती हूं। अभी जस्ट आई हैव गिवन यू एन आइडिया। ठीक है, यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रखी है, दे हैव अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, दे हैव अ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। अब समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या करा बेटा, मैंने एक गिलास पानी लिया और उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया, मुझे क्या मिला, मुझे मिला सॉल्ट। ठीक है, मुझे मिला सॉल्ट सोल्यूशन, सॉरी। ठीक है, मैंने क्या करा, 1 गिलास पानी में नमक डाल दिया, मुझे मिक्सचर मिला है, मुझे सॉल्ट सॉल्यूशन मिला है। दिस इज अ मिक्सचर, नमक और पानी दे आर जस्ट प्रेजेंट देयर, वो कुछ उनका केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। आई हैव अ मिक्सचर। अब अगर मैं देसी भाषा में पूछूं तो क्या आप उस मिक्सचर में नमक को अलग से देख सकते हो कि ये देख ध्यान से देख, ये रहा नमक, ये देख पानी, नहीं, वो मिक्स हो चुके हैं, वो एक जैसे लग रहे हैं। आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश के जी नमक कहां चला गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। सीधी भाषा में बोले भाई, जो एक जैसा लग रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, आपका होमोजीनियस हो गया। बात अगर मैं करूं चाय की, चाय में क्या है, आपका पानी है, दूध है, चाय पत्ती है, अदरक है, चीनी है, ये सारी चीजें मिक्स हो रखी हैं, बट जब चाय बन के आती है तो आपको बिल्कुल एक जैसी लगती है। ठीक है, आप ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ये देख ये रहा पानी, ये रहा दूध, ये रहा अदरक, ये रही चीनी, नहीं, बिल्कुल एक जैसे लग रही है। यस, तो आपकी चाय क्या हो गई, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। है तो मिक्सचर बट कैसा, होमोजीनियस। बात करें अगर मैं एयर की, एयर मैंने आपको बताया एक मिक्सचर है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें सारी चीजें अदर गैसेस दे आर प्रेजेंट देयर, बट क्या है भाई, होमोजीनियस इन नेचर है, एक जैसे लग रहा है। मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती, वो रही नाइट्रोजन, वो रही ऑक्सीजन, ये देख कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं। ठीक है, एक जैसा लग रहा है, वहां पे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश देम। ओके, तो वो आपका होमोजीनियस हो गया। अब जो सब मैंने आपको समझाया है, देखो यहीं पे लिखा हुआ है, दोज मिक्सचर्स इन विच द सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स्ड together and are indistinguishable from one another are called homogeneous mixture। मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती कि अच्छा इस मिक्सचर में ये देख दिख गया, ये देख ये कंपोनेंट दिख गया, ये देख ये एलिमेंट दिख गया, नहीं। चाय आपके पास है, इट इज अ मिक्सचर, बट उसमें जितनी भी चीजें हैं, जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती। ठीक है, देन अ होमोजेनियस मिक्सचर हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ये तो मैंने आपको बता दिया। इट हैज नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। चाय का ही आप एग्जांपल ले लो, ऐसा नहीं है कि अगर ये आपकी चाय है तो ये देख दूध की लेयर, ये देख पानी, ये देख चाय पत्ती, ये देख अदरक, नहीं। देयर इज नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एग्जांपल सॉल्ट एंड वाटर हो गया, शुगर एंड वाटर, टी एटसेट्रा। ठीक, होमोजीनियस अगर समझ आ गया है तो बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अगर मैंने पानी में रेत घोल दिया, मुझे पानी अलग से दिख रहा है, रेत अलग से दिख रही है एक मिक्सचर बट एक जैसा नहीं लग रहा, जैसे नमक और पानी के केस में था। यहाँ पे रेत का एक एक दाना मुझे दिख रहा है और पानी भी मुझे अलग से दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये हो गए आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जहां पे मैं डिस्टिंग्विश कर सकती हूं कि अच्छा मिक्सचर में ये चीजें हैं, दिख रही है, देयर इज अ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। ठीक, तो देखो हेट्रोजीनियस में क्या लिखा हुआ है, those mixtures in which the substances can be distinguished from one another are called heterogeneous mixture। ऐसे मिक्सचर यार जिसमें आप चीजें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि क्या क्या है इसमें, दिख ही नहीं रहा यार, एक जैसा लग रहा है, वो होमोजीनियस। बट ऐसे मिक्सचर जहां पे आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, अच्छा ये रहा ये रहा ये रहा, जैसे नमकीन हो गया, नमकीन पंच रहता है ना, उसमें 5 अलग अलग टाइप की चीजें, पांचों को आप अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, तो वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, जहां पे आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, द सब्सटेंसेस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर।
another. ठीक है, heterogeneous mixture does not have a uniform composition, non-uniform composition. It has a visible boundary of separation between the various constituents. Example, sand and water, sand and salt. Sand और salt को mix करोगे है तो एक mixture, sand अलग से दिखेगा, salt अलग से दिखेगा. I can distinguish them. तो heterogeneous mixture, milk etc. राइट बच्चा, क्लियर हो गई आपको कहानी heterogeneous mixture की. तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो कि नहीं? अगर समझ रहे हो तो इस सवाल का मुझे जवाब दो. यहां पे आपके पास है टी या कॉफी. ठीक है, यहां पे आपके पास टी या कॉफी है और यहां पे आपके पास क्या है? मिल्क एंड कॉर्नफ्लेक्स. ठीक है, यू हैव मिल्क एंड कॉर्नफ्लेक्स. ओके, तो अब आपको मुझे बताना है कि इसमें से होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा है. होमोजीनियस भाई एक जैसा लग रहा है, आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश. ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या है? आई कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द सब्सटेंसेस. अच्छा ये देखिए, दिख रहे हैं तुम्हें अलग से. इट हैज अ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन. तो मैं साइड हो रही हूं, बताओ मुझे होमोजीनियस कौन सा है, हेट्रोजीनियस. ठीक है, होमोजीनियस कौन सा हो गया? टी या कॉफी. टी में क्या है? यू हैव मिल्क, यू हैव वाटर, आपके पास चाय पत्ती, आपके पास अदरक, जो भी मसाले डालने वो डाले, चीनी डाली, सारी चीजें मिक्स तो करी, बट देखने में कैसा लग रहा है? एक जैसा लग रहा है. आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश देम. बट अगर मैं बात करती हूँ मिल्क एंड कॉर्नफ्लेक्स की, मिल्क मुझे अलग से दिख रहा है, कॉर्नफ्लेक्स मुझे अलग से दिख रहे हैं. अगर आपने ऊपर ऐसे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए तो वो अलग से दिखेंगे. तो ये मिक्सचर जहां पे मैं डिस्टिंग्विश कर पा रही हूं, ठीक है, देयर इज अ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन. ये आपका हेट्रोजीनियस हो गया और ये आपका क्या हो गया? टी या कॉफी आपका होमोजीनियस हो गया. ठीक है, तो आपको मिक्सचर समझ आए क्या होता है, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस समझ आए क्या होता है. बहुत बढ़िया. तो अगर इतना समझ आया है तो चलिए नाउ लेट अस see what are the differences between mixtures and compounds. ठीक है, मिक्सचर और कंपाउंड में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है, आइए जानते हैं. सबसे पहले अगर मैं मिक्सचर की बात करूं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म. भाई कोई नई चीज नहीं बनती है, चीजों को बस मिला दिया जाता है, उनको बस वहां पे ऐसे ऐसे करके डाल दिया. दे आर जस्ट प्रेजेंट देयर. उनमें कोई केमिकल रिश्ता नाता नहीं है, कोई कंपाउंड, कोई नई चीज नहीं बन रही है. जैसे मैं आपको इतनी देर से ये एग्जांपल दे रही हूं, मैंने ये 5 रत्न 5 चीजों को मिक्स कर दिया है मैंने. ऐसा नहीं है कि मैं अगले दिन उठी तो इनकी खीर बन गई. नो, ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे वहां पे. ओके, देन कंपाउंड, एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर केमिकली टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स. ये तो हमारे को पता ही है ना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वाटर. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. अ मिक्सचर हैज वेरिएबल कॉम्पोजिशन. इसका क्या मतलब है? अगर मेरे पास काजू किशमिश का मिक्सचर है, ठीक है, तो उसमें मेरे पास 1 काजू और 20 किशमिश है. 1 काजू और 20 किशमिश है, तब भी वो काजू किशमिश का ही मिक्सचर रहेगा. उसमें मेरे पास 10 काजू और 200 किशमिश है, तब भी वो काजू किशमिश का ही मिक्सचर रहेगा. तो मिक्सचर में वेरिएबल कॉम्पोजिशन हो सकती है. ठीक है, द कॉम्पोजिशन कैन वेरी, बट कंपाउंड में ऐसा नहीं हो सकता. ऐसा नहीं है कि आज आपका मन करा तो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो वाटर बनाने के लिए 1:9 ले लिया, 2:10 ले लिया. नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है. कंपाउंड्स में क्या होती है? फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ठीक है, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. मिक्सचर जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की क्या करता है बच्चा? प्रॉपर्टी शो करता है. काजू किशमिश के मिक्सचर में काजू का भी टेस्ट आएगा, किशमिश का भी टेस्ट आएगा. यस, सो मिक्सचर जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज शो करता है, बट कंपाउंड में ऐसा नहीं होता. कंपाउंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. वाटर एक कंपाउंड है. यस, वाटर एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है. हाइड्रोजन कंबस्टिबल गैस है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? इट इज अ कंबस्टिबल गैस. ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या है? इट सपोर्ट्स कंबशन. बट वाटर पुट्स आउट फायर. तो वाटर एक कंपाउंड है जिसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बट मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स. अगर मेरे पास ये नमकीन है तो मैं हाथ से उठा के ये जो आपकी पीनट्स है इसको अलग कर सकती हूँ, इसको अलग कर सकती हूँ, इसको अलग कर सकती हूँ, इसको अलग कर सकती हूँ. मेरे पास सॉल्ट एंड वाटर है, मेरे पास मिक्सचर है, मैं इवेपोरेशन करके सॉल्ट एंड वाटर को अलग कर सकती हूँ. मेरे पास सैंड एंड वाटर है, एक मिक्सचर है, मैं फिल्ट्रेशन करके उनको अलग कर सकती हूँ. मैं सिंपल फिजिकल मेथड्स का इस्तेमाल करके, है ना, फिजिकल मेथड्स का इस्तेमाल करके आई कैन सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर. कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स. मेरे पास सॉल्ट
सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर है, इवेपोरेशन करा, सॉल्ट अलग वाटर अलग, मेरे पास सैंड एंड वाटर है, फिल्ट्रेशन करा, सैंड अलग वाटर अलग, यहाँ पे मैंने हैंड पिकिंग करके इनको अलग कर दिया। तो फिजिकल मेथड से मैं मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट कर सकती हूँ, बट कंपाउंड्स में ऐसा नहीं है। कंपाउंड्स में मैं ऐसे छान के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकती। वाटर मेरे पास है, मैंने छान दिया, फिल्टर कर दिया कि हाइड्रोजन ऊपर ऑक्सीजन नीचे, ऐसे नहीं होता। इवेपोरेट कर दिया, हाइड्रोजन उड़ गया, ऑक्सीजन रह गया, ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड्स को सेपरेट कैसे कर सकते हैं? बाय chemical methods. Constituents can be separated by physical methods, constituents can be separated by chemical methods. ठीक है बच्चा, डन है, क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया। चलो यार, इतनी कहानी आपको क्लियर हो गई है तो फिर से एक बार एज यूजुअल हम अपने फ्लो चार्ट पे चल लेते हैं। ठीक है, मिक्सचर्स क्या है हमने पढ़ लिया है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या है, ये सब हमने अच्छे से पढ़ लिया है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया है। अब बच्चा बारी आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने की, और वो क्या है? वो है आपका सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। ठीक है, टॉपिक क्या है आपका? सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। मिक्सचर में 3 टर्म्स जाननी है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड्स। आप मुझे थोड़ा सा समय दो, बच्चे थोड़ा घबराते हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड्स, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। व्हाट इज अ सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन क्या है? एक मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। जब मैं सॉल्ट और वाटर को मिला रही हूं, मुझे एक मिक्सचर मिल रहा है, बट कैसा? होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये क्या हो गया मेरा? सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। यस, ओके। अब एक बच्चों को बड़ी गलतफहमी रहती है कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है? किसी सॉलिड को लिक्विड में घोल दो, नमक को पानी में घोल दिया, चीनी को पानी में घोल दिया, किसी सॉलिड को लिक्विड में घोल दो, आपका सॉल्यूशन बन जाता है। इस गलतफहमी को साइड पे कर दो कि सॉलिड को लिक्विड में डालेंगे तभी सॉल्यूशन बनेगा। भाई सॉल्यूशन आपके भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपके पास सॉलिड एंड लिक्विड का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड। अगर मैं बात करती हूँ एरेटेड ड्रिंक्स की, ठीक है, एरेटेड ड्रिंक्स क्या है? गैस एंड लिक्विड। तो आपके पास भिन्न भिन्न प्रकार के सॉल्यूशंस है। सॉलिड इन सॉलिड का सॉल्यूशन एग्जांपल हो गया आपका अलॉय। लिक्विड इन लिक्विड का सॉल्यूशन, अगर मैं वाटर और अल्कोहल को मिला दूं तो आपका लिक्विड इन लिक्विड का सॉल्यूशन बन गया। तो इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दो कि नमक को पानी में घोल रहे या फिर किसी सॉलिड को लिक्विड में घोल रहे तभी सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात बेटा? तो सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। एग्जांपल सॉल्ट प्लस वाटर, एरेटेड ड्रिंक्स, एयर, टिंक्चर ऑफ आयोडीन एटसेट्रा। व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन? आयोडीन इन अल्कोहल। ओके, ये आपके एग्जांपल्स हो गए सॉल्यूशन के। अब देखो, सॉल्यूशन में आपके पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं। सॉल्यूशन में क्या है आपका? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मैंने नमक को पानी में घोला, मुझे सॉल्ट सॉल्यूशन मिला। जो चीज घुल रही है वो होता है आपका सॉल्यूट। नमक घुल रहा है वो है आपका सॉल्यूट, जिसमें घुल रहा है वो है आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में मैंने नमक को पानी में घोला, नमक घुल रहा है वो सॉल्यूट है, जिसमें घुल रहा है यानी कि पानी में घुल रहा है वो हो गया आपका सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन के आपके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इन the other component is dissolved. Solute क्या है? It is that component which is dissolved in the solvent. जो घुल रहा है, जो dissolve हो रहा है वो solute है, जिसमें dissolve हो रहा है वो आपका solvent है। ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चा, बहुत आसान है। Then अब चलते हैं अलॉय पे। जैसे मैंने आपको बताया कि सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या होता है? आपका अलॉय होता है। ठीक है, सो व्हाट आर अलॉयज? अच्छे से जानते हैं इसको। अलॉयज आर मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू द कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। अलॉय क्या है? अलॉय एक मिक्सचर है, किसका? 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स का, 2 और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, एंड हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। cannot be separated into components by physical methods। मैम ये लाइन तो देखी देखी लग रही है, ये लाइन तो कंपाउंड्स में होती थी, cannot be separated into its constituents by physical methods। मैम ये लाइन तो कंपाउंड्स की है, तो क्या अलॉय एक कंपाउंड है? अलॉय कंपाउंड है या मिक्सचर है? देखो समझते हैं। मिक्सचर बेटा अभी हमने पढ़ा है, तो मिक्सचर में हमने मेन क्या चीजें पढ़ी हैं? ठीक है, मिक्सचर में हमने मेन क्या चीजें पढ़ी हैं कि मिक्सचर में वेरिएबल कॉम्पोजिशन होती है। ठीक है, वेरिएबल कॉम्पोजिशन। ठीक है,
मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, है ना, शोज द प्रॉपर्टीज of its constituents and then can be separated into its constituents by physical processes, can be separated into its constituents by physical processes, ठीक है, by physical प्रोसेसेस। तो मिक्सचर में हमने क्या पढ़ा है, मिक्सचर की वेरिएबल कॉम्पोजिशन है, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल प्रोसेस। अब जो अलॉय है यार, अलॉय कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स या फिजिकल प्रोसेसेस। सिर्फ यही तो फॉलो नहीं कर रहा, बाकी कर रहा है कि नहीं, देखते हैं। देखो, अलॉय are mixtures of two or more metals or a metal and a non-metal cannot be separated into their components by physical methods। ठीक है, एक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा, ओके, बट स्टिल एन अलॉय इज कंसिडर्ड अ मिक्सचर, उसके बावजूद उसे मिक्सचर कंसिडर करा जाता है। व्हाई? बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन, ठीक है, एंड कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन। तो मेजॉरिटी मींस तो हो गई ना, मिक्सचर में मेजर चीजें हमने ये पढ़ी, ठीक है, ये वाला फॉलो नहीं कर रहा बट ये दो तो कर रहा है ना, मेजॉरिटी मींस हो गया, ठीक है। तो अलॉय इसलिए क्या है बच्चा, अलॉय आपका मिक्सचर होता है। अलॉयज आर मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड नॉन मेटल कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स, बट उसके बावजूद अलॉय इज कंसिडर्ड अ मिक्सचर। व्हाई? बिकॉज उसकी वेरिएबल कॉम्पोजिशन हो सकती है एंड इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक, एग्जांपल आप देख सकते हैं, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर, बट यहां पे वर्ड क्या लिखा है, ध्यान से देखना, यहां पे लिखा है अप्रोक्सीमेटली, मतलब आपके पास अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक है और 70% कॉपर है। आप ऊपर नीचे कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है, इसको आपने 29 ले लिया, इसको 71% ले लिया, ऊपर नीचे चलेगा, बट क्या आप वाटर के केस में ऐसे लिख सकते हो, वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अप्रोक्सीमेटली 1:8, अप्रोक्सीमेटली वाई नहीं लिख सकते, फिर तो वो कहेंगे बेटा साइड हो जाओ तुम यहां से, ठीक है, ओके। तो इसीलिए अलॉय क्या है, आपका मिक्सचर है, राइट बच्चा। इतनी कहानी आपको क्लियर हुई है या नहीं, मुझे जल्दी से बताओ। ठीक है बच्चा, क्लियर है, अलॉयज तक समझ आ गया है। तो चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। मैं आप लोगों को एक टेबल बनवाऊंगी जिससे आपको थोड़ी सी ही देर में, लिटरली 5 से 10 मिनट में आपको सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स का इतना बड़ा सा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा एंड आसान लगने लगेगा। तो चलिए लेट्स अंडरस्टैंड और अच्छे से कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूं टाइप की, तो जैसे कि बेटा मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया कि सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं, दे आर होमोजीनियस इन नेचर। बात अगर मैं करूं सस्पेंशन की, सस्पेंशन का आप एग्जांपल देखो, यू हैव सैंड एंड वाटर, आप पानी में सैंड डाल रहे हो तो वो सस्पेंडेड रहती है ऐसे, ठीक है, आप रेत का एक एक दाना देख पाते हो, है ना। तो ये कैसा मिक्सचर हो गया, ये हेट्रोजीनियस है ना। तो सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशंस आर हेट्रोजीनियस, ठीक है, सस्पेंशन क्या हो गए आपके, हेट्रोजीनियस हो गए। एंड कोलॉइड्स क्या होते हैं बेटा, सी फॉर कोलॉइड, सी फॉर छलावा, दे अपीयर टू बी होमोजीनियस बट आर एक्चुअली हेट्रोजीनियस इन नेचर। कोलॉइड्स क्या होते हैं, दे आर आल्सो हेट्रोजीनियस नेचर, दिखते हैं कि होमोजीनियस है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, ठीक है, कुछ दिखावा कुछ और करते हैं बट अंदर से कुछ और है, अपीयर टू बी होमोजीनियस बट आर एक्चुअली हेट्रोजीनियस इन नेचर। बात अगर हम करें साइज ऑफ पार्टिकल्स का, तो सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। जो सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज है इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। सस्पेंशन में पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, कितना होता है बेटा, इट इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। एंड कोलॉइड्स क्या है, कोलॉइड्स आर लाइक द मेटलॉइड्स, ठीक है, जैसे मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल थी ना, वैसे ही कोलॉइड्स फंसे हुए हैं बीच में सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के। तो कोलॉइड्स में पार्टिकल का साइज कितना होता है, इन बिटवीन 1 and 100 नैनोमीटर। ओके, मूविंग ऑन टू टिंडल इफेक्ट। ठीक, टिंडल इफेक्ट क्या होता है मैं अभी आपको समझाती हूं, बट एक बार आप देख लो, सॉल्यूशंस डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स शो टिंडल इफेक्ट। क्या होता है अभी समझाऊंगी। बात करें अगर हम स्टेबिलिटी की, देखो यार, लेट अस सपोज मेरे पास सॉल्ट एंड वाटर है, ये क्या है, मेरे पास सॉल्यूशन है, मैंने पानी में नमक को घोल दिया। अब अगर मैं उसको 1 मिनट के लिए छोड़ दूं, 1 घंटे के लिए छोड़ दूं, 1 दिन के लिए छोड़ दूं, नमक नीचे जाके नहीं बैठेगा। नमक इज लाइक एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद में
मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, मैं नहीं बैठ रहा नीचे जाके, मैं घुल चुका हूं मतलब घुल चुका हूं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं बेटा, हम बोलते हैं कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस आर स्टेबल। ठीक है, बात करूं अगर मैं सस्पेंशन की, सैंड एंड वाटर, मैंने पानी में सैंड को डाला, मैं 1 घंटा 1 दिन तो छोड़ू, अगर मैं 1 मिनट के लिए भी उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दूं ना, आपकी सैंड नीचे जाके बैठ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि सस्पेंशंस आर अनस्टेबल। ओके, एंड अगर मैं बात करती हूं कोलॉइड्स की, कोलॉइड्स भी क्या होते हैं बच्चा, कोलॉइड्स आपके स्टेबल होते हैं। ओके, देन मूविंग ऑन टू फिल्ट्रेशन, मेरे पास है सॉल्ट एंड वाटर, मेरे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, अगर मैं उसका फिल्ट्रेशन करती हूं तो ऐसा नहीं है कि ऊपर मेरा नमक रह जाएगा एंड पानी नीचे आ जाएगा, नहीं। सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा होता है कि वो फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं। तो अगर मैं फिल्ट्रेशन से सॉल्यूशन की सेपरेशन करना चाहती हूं तो आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। मेरे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, मैं फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करके सॉल्ट और वाटर को अलग अलग नहीं कर सकती, बिकॉज पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है, दे विल पास थ्रू द होल्स ऑफ द फिल्टर पेपर, सेपरेशन नहीं हो पाएगी। बात अगर मैं सस्पेंशन की करूं, सैंड एंड वाटर का एग्जांपल है, फिल्ट्रेशन आपको पता ही है, बड़ा फेमस है बेटा, कि आपने फिल्ट्रेशन करा, ऊपर जो है आपकी सैंड रहेगी एंड नीचे आपका पानी आ गया। यस, पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, दे आर नॉट एबल टू पास थ्रू द फिल्टर पेपर, है ना, इस केस में तो दे पास थ्रू द फिल्टर पेपर, सब कुछ नीचे आ गया। बट सस्पेंशन के केस में पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, दे आर नॉट एबल टू पास थ्रू द फिल्टर पेपर, तो वाटर नीचे, आपका सैंड ऊपर रह गया। तो हम सस्पेंशंस को सेपरेट कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन, एंड कोलॉइड्स के केस में हम सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये है आपका टेबल फॉर सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। देखो एक बार इसको, देखा बेटा, समझ आया? तो चलिए अब हम आगे चलते हैं एंड एक बार कोलॉइड्स में कुछ ऐसी टर्म्स है जिन्हें अलग से पढ़ना जरूरी है, तो एक बार कोलॉइड्स को थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। कोलॉइड्स क्या है? अ मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द सोल्यूशन। डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, यार ऐसी लाइन तो हमने होमोजीनियस के केस में पढ़ी थी, है ना, बट उसके बाद आगे देखो क्या लिखा है, पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड आर लार्ज इनफ दैट लार्जर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन दोज ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, देखो यार, पार्टिकल्स कोलॉइड के केस में क्या है, पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द सॉल्यूशन, दैट इज व्हाई अ कोलॉइड अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, बट पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड आर लार्जर देन दोज ऑफ सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन दोज ऑफ सस्पेंशन। इसीलिए दिखने में होमोजीनियस लगता है बट एक्चुअली होता क्या है, हेटेरोजीनियस इन नेचर है। देयरफॉर अ कोलॉइड अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट इज एक्चुअली हेटेरोजीनियस इन नेचर। ठीक है बच्चा, क्लियर हो गई ये बात। उसके बाद हमारे पास कोलॉइड में 2 टर्म्स आती हैं, एक होता है मेरे पास डिस्पर्स्ड फेज एंड एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। जैसे आपके पास सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स हैं, है ना, सॉल्यूशन में आपके पास सॉल्यूट है एंड आपके पास सॉल्वेंट है, राइट। जो चीज घुल रही है वो सॉल्यूट, जिसमें घुल रही है वो सॉल्वेंट। वैसे ही कोलॉइड्स में आपके पास क्या होता है, कोलॉइड्स में आपके पास होता है डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। आपके पास डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम होता है। बेटा बड़ा सिंपल है, जैसे आपका सॉल्यूशन में सॉल्यूट है वैसे ही कोलॉइड्स में डिस्पर्स्ड फेज है। सो व्हाट इज डिस्पर्स्ड फेज? इट इज द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट। ये क्या होता है? इट इज द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट। ठीक है, एंड जो आपका डिस्पर्जन मीडियम होता है ये क्या है? इट इज द सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट। इट इज द सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट। तो आप इसको ऐसे समझो, जो चीज डिस्पर्स हो रही है वो डिस्पर्स फेज, जिसमें हो रही है वो डिस्पर्जन मीडियम। सॉल्यूशन में क्या है? जो चीज घुल रही है वो सॉल्यूट, जिसमें घुल रही है वो सॉल्वेंट। यस, तो कोलॉइड्स में यू हैव डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। अब इन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पे बेटा आपके पास ये टेबल आता है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मैं बिल्कुल 5 स्टार यहां बना रही हूं। ठीक है, वाई? बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या है आपके पास? एग्जाम्पल्स ऑफ कोलॉइड्स हैं, आपका डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्जन मीडियम है। अगर मैंने लिक्विड को गैस में डिस्पर्स कर दिया है तो मुझे क्या टाइप मिलती है? मुझे एरोसोल मिलता है। एग्जाम्पल हो गया आपका फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट एटसेट्रा। अगर आप कभी धुंध में ऐसे चलो ना तो आपके हाथ वाथ पे, मुंह पे ना हल्की सी नमी सी आ जाती है। वाई? बिकॉज वो क्या है बेटा? लिक्विड इन गैस है। ठीक है, लिक्विड इन गैस है, राइट। अगर सॉलिड को गैस में
डिस्पर्स कर दिया तो आपको स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ये सब आपके एग्जांपल्स हो गए। गैस को लिक्विड में डिस्पर्स कर दिया है तो शेविंग क्रीम आपका एग्जांपल हो गया, और वो टाइप क्या होता है बेटा, फोम। लिक्विड को लिक्विड में डिस्पर्स कर दिया उसको हम इमल्शन बोलते हैं, एग्जांपल मिल्क फेस क्रीम। सॉलिड को लिक्विड में डिस्पर्स कर दिया, गैस को सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड, सॉलिड को सॉलिड। ये टेबल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देखो बच्चा, एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ जाता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ इमल्शन, एग्जांपल दो, ठीक है। आपको दे दे जेली, कहेंगे जेली बताओ क्या है, ठीक है, उसका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, तो ये टेबल आपको बाय हार्ट आना चाहिए, राइट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चा। इतनी कहानी आपको क्लियर हो रही है, समझ आ रहा है? तो चलो अब इस टेबल में मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशंस होमोजीनियस या हेटेरोजीनियस, दे अपीयर टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली हेटेरोजीनियस। पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, इन बिटवीन 1 नैनोमीटर 100 नैनोमीटर। ये स्टेबल यहाँ नीचे जाके नहीं बैठेंगे, यहाँ बैठ जाते हैं, ये भी स्टेबल यहाँ नीचे जाके नहीं बैठते। सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन यहाँ नहीं हो सकता बिकॉज पार्टिकल्स पास थ्रू द होल्स ऑफ द फिल्टर पेपर। यहाँ पे सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन हो जाता है, यहाँ पे नहीं होता सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन। छोड़ा क्या था मैंने यहाँ पे एक टॉपिक छोड़ा था, दैट इज टिंडल इफेक्ट। मैंने बोला था सॉल्यूशंस डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, सस्पेंशन ऑन कोलॉइड्स शो टिंडल इफेक्ट। बट ये टिंडल इफेक्ट है क्या? आइए अब इसे समझते हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या है। देखो, the scattering of beam of light by a medium containing suspended particles is called Tyndall effect after the name of the scientist who discovered this effect। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका ये मतलब है, let us suppose आपने कभी ना कभी देखा होगा कि बिल्कुल रूम में अंधेरा है और रूम में कोई होल है या फिर कोई विंडो है जिससे रोशनी अंदर आ रही होती है, एंड वो जो लाइट अंदर आ रही है ना, उसका जो पाथ होता है ना, इट इज विजिबल। आपको दिख रही है कि ये देखो रोशनी अंदर आ रही है, द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ये जो एयर है, रूम में ऑब्वियसली एयर है, एयर में डस्ट पार्टिकल्स है ना, एयर में आपके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड है, एयर में आपके डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड हैं। अब ये डस्ट पार्टिकल्स का साइज इतना है, इनमें इतना दम है कि जब इन पे लाइट पड़ती है, ठीक है, इन डस्ट पार्टिकल्स में, इन स्कैटर्ड पार्टिकल्स में है दम, ये है सिंघम, ओके। इन पे जब लाइट पड़ती है ये इस लाइट को स्कैटर कर देते हैं, ठीक है, इन पे जब लाइट पड़ती है ये इस लाइट को स्कैटर कर देते हैं, एंड ये जब लाइट हमारी आंखों में जाती है तो ये हमारे को इस लाइट का पाथ दिखने लगता है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय अ मीडियम कंटेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स। यहां पे मेरे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह सस्पेंडेड थे, तो क्या हुआ, उन पे जब लाइट पड़ी तो उनमें था इतना दम, ठीक है, कि वो लाइट को स्कैटर कर सके, एंड जब वो लाइट हमारी आंखों में गई तो मुझे लाइट का पाथ विजिबल होने लगा, एंड दिस फिनोमेना, दिस इज व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, ओके। ये टिंडल इफेक्ट है। बट अगर मैं बात करती हूं बेटा सॉल्यूशन की, लेट अस सपोज मेरे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है। आपको पता है कि सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है। अब मैंने क्या करा, मैंने एक टॉर्च ली और मैंने उसको ऑन कर दिया, तो टॉर्च में से लाइट निकलेगी। अब जब ये लाइट बेटा इन पार्टिकल्स पे पड़ेगी, इन चिन्नी चिन्नी पार्टिकल्स पे पड़ेगी, तो इन पार्टिकल्स में दम नहीं है यार, ये खुद ही एग्जिस्ट कर जाए बेचारे, खुद ही इनका वजूद नहीं है, ये लाइट को क्या ही स्कैटर करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा होता है, इनमें दम नहीं है, ये सिंघम नहीं है, दे आर नॉट एबल टू स्कैटर द लाइट, ठीक है, जो उन पे पड़ रही है। लाइट स्कैटर नहीं होगी, हमारी आंखों में नहीं जाएगी, लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा, टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए सॉल्यूशंस में टिंडल इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। बट यही अगर मैं सस्पेंशन या कोलॉइड ले लूं, अब पार्टिकल का साइज क्या हो गया, पार्टिकल का साइज बड़ा हो गया, ठीक है। लेट अस सपोज मैंने सस्पेंशन ले लिया, पार्टिकल का साइज बड़ा हो गया। अब जब लाइट इस पे पड़ेगी तो ये क्या करेंगे, इस लाइट को स्कैटर कर देंगे, 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 तो ये लाइट का पाथ जो है मुझे दिखने लगेगा, एंड दिस इज व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, ओके। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो सॉल्यूशंस हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, बट सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स जो है दे शो टिंडल इफेक्ट, राइट। इतनी कहानी आपको समझ आई कि नहीं आई, ओके। तो अब यहां पे देखो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ small hole, ठीक है। this happens due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in air। air में dust and smoke के particles हैं, they are large enough to scatter the light which is falling on them। light scatter हुई, उसका path visible होने लगा, and Tyndall effect मुझे देखने को मिलता है। हम और कहां देख सकते हैं Tyndall effect? Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the canopy of dense forest। in the forest mist contains tiny droplets of water which act as colloid dispersed in air। अभी आपने पीछे देखा कि mist क्या है, mist एक
कोलॉइड है एंड कोलॉइड शो टिंडल इफेक्ट। तो क्या होता है, जब आपके ऐसे फॉरेस्ट होते हैं वहां पे ऐसे ओस की मिस्ट विस्ट फैली होती है, जब इन पे से सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो उसको स्कैटर कर देते हैं, उनका पाथ विजिबल हो जाता है ना। तो टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट द मिस्ट कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट्स व्हिच एक्ट एज द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड डिस्पर्स इन एयर एंड मुझे ऐसे ये किरणें जो है देखने को मिलती हैं। राइट, क्लियर हुआ कि टिंडल इफेक्ट क्या है, समझ आ रही है कहानी। तो हम क्या कह सकते हैं कि सॉल्यूशंस डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, सस्पेंशन एंड कोलॉइड जो है दे शो टिंडल इफेक्ट। ठीक है बच्चा, इतनी कहानी जो है आपको क्लियर हुई है। जैसे मैंने आपको कहा था कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स एक टेबल के थ्रू आपको समझा दूंगी एंड जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा टर्म्स आपके इधर उधर थे वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, समझा दिए हैं। तो अगर तुम्हें अभी तक सब समझ आ गया है तो अब हम एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कंसंट्रेशन, है ना, जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो अगर अभी तक का सब क्लियर है और हम इधर टिंडल इफेक्ट पढ़ रहे थे तो इसी खुशी में क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में एक टॉर्च सी बना देंगे। ठीक है, एक टॉर्च बना दो, उससे मुझे समझ आ जाएगा कि यहां तक तो सब क्लियर है, आगे अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चले फिर आगे। तो चलिए बेटा, अब हम चलते हैं अपने इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का क्या मतलब है, देखिए, a solution may have a small amount of solute dissolved in it while another solution may have a large amount of solute dissolved in it। अब मैं पहले आपसे पूछती हूँ, लेट मी सी कि आपको कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता। मैंने क्या करा बेटा, मैंने 2 बीकर लिए, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाला और एक केस में मैंने 5 चम्मच नमक डाल दिया और एक केस में मैंने 2 चम्मच नमक डाल दिया। तो 5 स्पून वाला कॉन्सेंट्रेटेड है या 2 स्पून वाला सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है? आप एक बार मुझे सॉरी आप एक बार मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे 5 स्पून या 2 स्पून। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा, 5 स्पून वाला ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। यस, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड देखने को मिल रहा है, दिस इज द 5 स्पून वाला, एंड ये आपका डाइल्यूट हो गया जिसमें 2 स्पून है। ओके, सो सॉल्यूशन में हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन इट, उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं, व्हाइल एन अदर सॉल्यूशन में हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन इट, वो आपको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। अब एक और बात जान लो, ये जो आपका डाइल्यूट है, जो कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड्स है ना, ये कंपैरेटिव वर्ड्स हैं। ठीक है, ये कंपैरिजन में यूज होते हैं। लेट अस सपोज मैंने आपको एक बीकर दिया जिसमें पानी है और मैंने क्या करा, उसमें 5 स्पून सॉल्ट डाल दिया। अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ ये कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट, तो आप कहोगे किसके रिस्पेक्ट में बताएं, किसके कंपैरिजन में बताएं, है ना। तो अब मैंने आपको क्या कहा कि चलो ठीक है, आपके पास एक 5 चम्मच वाला सॉल्यूशन है और एक केस में मैंने सेम अमाउंट ऑफ वाटर लिया और मैंने उसमें 2 चम्मच नमक डाल दिया। अब बताओ डाइल्यूट कौन सा है एंड कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा है? तो आप कहोगे मैम 5 चम्मच वाला कॉन्सेंट्रेटेड है, 2 चम्मच वाला डाइल्यूट है। ठीक, बट ऑन द अदर हैंड मैंने आपको क्या करा, मैंने आपको एक बीकर दिया, सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड इसमें 10 चम्मच नमक है, 10 स्पून। तो अब 5 चम्मच वाला आपका डाइल्यूट हो गया, 10 चम्मच वाला आपको कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। तो ये जो डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, ये जो वर्ड्स हैं, दे आर कंपैरेटिव वर्ड्स, कंपैरिजन में यूज किया जाता है। ओके, चलिए अब थोड़ा हमारे को बेसिक्स क्लियर हुए हैं तो एक बार देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या है बच्चा, ये किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये अमाउंट आपका मास में हो सकता है, वॉल्यूम में हो सकता है, प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में आपको कितना सॉल्यूट है, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बात अगर हम करते हैं मास बाय मास परसेंटेज की, आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज देखने हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूलाज है? मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पहला वाला मास रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूट, दूसरा वाला रिप्रेजेंट सॉल्यूशन, रिप्रेजेंट सॉल्यूट सॉल्यूशन, सॉल्यूट सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला अब आप झटपट बना सकते हो, पहला वाला रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूट, दूसरा वाला रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन। तो मास बाय मास परसेंटेज का क्या मतलब है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि परसेंट है तो इनटू हम 100 कर देंगे। बात आती है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की, तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात अगर हम करें तो यू हैव वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू
into 100। यस, तो ये आपके फॉर्मूला है बेटा, इनको एक बार देखते हैं, हमने इनको रटना नहीं है, ये बहुत आसान है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर हमेशा सॉल्यूट, नीचे आपका सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यस, तो ये आपके फॉर्मूलाज हैं, बहुत आसान है, बड़े ही सिंपल है। ओके, न्यूमेरिकल्स अभी हम आगे जाके प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले अपने सेगमेंट में। आगे बढ़ते हैं बेटा एंड थोड़े और कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। मेरे पास है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपने कभी ना कभी ये वर्ड सुना होगा, यार बहुत पढ़ लिया, अब दिमाग में ना कुछ भी नहीं जा रहा, सैचुरेशन लेवल अचीव हो चुका है, अब कुछ भी नहीं घुस रहा है दिमाग में, बस हो गया यार, बस, ठीक है, सैचुरेट हो चुका हूं। तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, हम समझ सकते हैं कि नहीं, हम अज्यूम कर सकते हैं कि नहीं, देखते हैं। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेट अस सपोज मेरे पास 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, मैंने एक बीकर में पानी लिया और मैंने क्या करा, उसमें 10 चम्मच नमक डाल दिया। अब जब मैंने उसमें 11वां चम्मच नमक डाला तो सॉल्यूशन इज लाइक, भाई नहीं घोल सकता मैं और सॉल्यूट, नहीं जगह है, नहीं और सॉल्यूट घुल सकता, बस नो मोर, ठीक है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बी लाइक, भाई बस हो गया, हम पे तो ना है जगह, अब और सॉल्यूट हम नहीं घोल सकते हैं, ठीक है। नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये देखो, सॉल्यूट टू सॉल्यूशन बी लाइक, भाई प्लीज घोल ले, तो सॉल्यूशन इज लाइक, नहीं मैं नहीं घोल रहा भाई, जगह ही नहीं है, ऐसे खेल समझ रखा है क्या, ठीक। चलिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ आ गया, तो अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट नहीं घुल सकता वो है सैचुरेटेड, बट एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जगह है, सॉल्यूशन इज लाइक, आन दो सॉल्यूट को, आन दो, बहुत जगह है, आन दो, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेट अस सपोज, मैं इसी का ही एग्जांपल ले लेती हूँ, 20 डिग्री सेल्सियस पे मेरे पास एक बीकर है, उसमें पानी है, जब मैंने उसमें 10 चम्मच नमक डाले तो वो सैचुरेटेड बन गया, अब 11वां चम्मच नमक नहीं डलेगा, ठीक है। पर जब मैंने इसमें 1 चम्मच नमक ही डाला था, तो अब तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन बन चुका है। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें अभी और नमक डाला जा सकता है, अभी 1 ही चम्मच नमक डाला है, वो घुल गया, 2 चम्मच डाला घुल गया, तीसरा चम्मच डाला घुल गया, चौथा चम्मच डाला घुल गया, तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें अभी और सॉल्यूट घुल सकता है, तो ये अभी अनसैचुरेटेड है। जैसे ही 10वां चम्मच नमक डाला, अब और नहीं डलेगा, अब इट हैज बिकम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, सो व्हाट इज एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, सॉरी, अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। चलो, अब बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यार मैंने क्या करा, मेरे पास बीकर है, ठीक है, मैंने इसमें पानी ले रखा है ना, और मैं इसमें नमक डालती गई। अब एक टाइम ऐसा आया कि नमक घुलना बंद हो गया, सॉल्यूशन इज लाइक, भाई अब तो नहीं जगह है, मैं सैचुरेट हो चुका हूं, आई हैव बिकम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और नमक नहीं घुलेगा। नमक आप ये समझ लो बेटा, मैं एक नमक यूज करूं क्योंकि समझ आ जाएगा, बट अब सॉल्यूट, नमक सॉल्यूट ही तो है ना, राइट। ओके, तो अब और नमक नहीं घुल रहा क्योंकि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है, बट भाई मेरी तो ईगो पे बात आ गई, मैंने कहा ऐसे कैसे और नमक नहीं घुलेगा, मैं तो और नमक घोलूंगी चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स सी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि जब हम नमक को पानी में घोलते हैं, ठीक है, जब हम नमक को पानी में घोलते हैं तो द वाटर लेवल रिमेन्स अनचेंज्ड। व्हाई? बिकॉज जो नमक के पार्टिकल्स हैं दे ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई द लेवल रिमेन्स अनचेंज्ड। तो मैंने क्या करा, मैं इसमें नमक डालती गई एंड वो जो नमक के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच की स्पेस को ऑक्यूपाई करते गए, ठीक है। अब एक ऐसा टाइम आया कि वाटर पार्टिकल्स की जो बीच की स्पेसेस है वो पूरी की पूरी खचाखच भर चुकी हैं नमक के पार्टिकल से, अब उनमें और जगह नहीं है। तो जब मैंने और नमक डाला तो वो नमक बेचारा नीचे जाके सेटल डाउन हो गया, वो बैठ गया क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं है घुलने की। यस, तो ये पूरा सिस्टम कैसा बन चुका है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। पूरे वाटर पार्टिकल्स के बीच की स्पेसेस खचाखच भरी हुई है सॉल्ट के पार्टिकल से, और जो मैंने और डाला है सॉल्ट वो घुल नहीं रहा है, वो बेचारा नीचे जाके बैठ गया है। अब मैंने क्या करा बेटा, मैंने बढ़ा दिया टेम्परेचर,
मैंने क्या कर दिया, मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब चैप्टर 1 में ऑलरेडी डिस्कस्ड है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उनका मोशन बढ़ता है एंड वो दूर दूर हो जाते हैं। यस, वो दूर दूर हो जाते हैं। तो अब ये जो मेरे वाटर के पार्टिकल्स थे वो दूर दूर हो गए हैं, ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स दूर दूर हो गए हैं। ये इनके बीच में नमक तो था ही और ये नमक नीचे सेटल डाउन हो रखा है, वाटर के पार्टिकल्स दूर दूर हो गए हैं। अब ये जो नमक नीचे बैठा हुआ था ना, इसने ऊपर देखा, ओ माय गॉड, जस्ट लाइक अ वाओ, मेरे पास पहले जगह नहीं थी घुलने की बट अब ऊपर इसे जगह दिखने लगती है एंड ये जो नमक है बेटा वो इन स्पेसेस के बीच में चला जाता है एंड घुल जाता है। मतलब ये अब एक ऐसा सॉल्यूशन बन चुका है जिसमें और नमक घुल पा रहा है, यानी कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्या बन चुका है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं, ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, वाटर पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल जगह नहीं है, बिल्कुल नमक के पार्टिकल्स जैम पैक्ड हैं उसमें। जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया द पार्टिकल्स मूव्ड अवे फ्रॉम ईच अदर एंड यहां पे अब जगह बन चुकी है, तो जो नमक मेरा नहीं घुल रहा था अब उसके पास जगह है घुलने की, तो वो भी घुल जाता है। अब ये कैसा सॉल्यूशन बन गया जिसमें और सॉल्यूट घुल रहा है, यानी कि सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। क्लियर हुई बात, समझ आया, ठीक है। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं, दैट इज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर कम करने पे क्या होता है यहीं पे समझते हैं, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने टेम्परेचर बढ़ा के जो नमक नहीं घुल रहा था उसको घोल दिया, मैंने बढ़िया काम कर दिया। बट यार कभी ना कभी तो ये सॉल्यूशन ठंडा होगा ना, ऐसा तो नहीं ना कि जन्मों जन्मों तक अभी गर्म ही रहेगा, कभी ना कभी तो ठंडा होगा, कभी ना कभी तो इसका टेम्परेचर कम होगा एंड जब इसका टेम्परेचर कम होगा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी फिर से कम होगी, उनका मोशन कम होगा, द पार्टिकल्स विल कम क्लोजर, ठीक है, पार्टिकल्स जो है पास पास आ जाएंगे, उनके बीच की स्पेसेस कम हो जाएंगी। सारा कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 का है। तो जब आपका टेम्परेचर बच्चा कम होगा सो व्हाट विल हैपन, ये जो आपके वाटर पार्टिकल्स हैं ये फिर से क्या करेंगे, ये फिर से पास पास आ जाएंगे, ठीक है, ये फिर से पास पास आ जाएंगे। अब आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझो, 10 बच्चे लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है, 10 बच्चे ऐसे लाइन में लगे हुए हैं, एक के बाद ऐसे ऐसे, ठीक है, कॉर्नर से दोनों कोनों से ना ऐसे धक्का लग रहा है, दोनों कोनों से जैसे 10 बच्चे 1 2 3 4 5 ऐसे लाइन में बिल्कुल चिपके हुए, ठीक है, बिल्कुल ऐसे 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 लाइन में है और दोनों तरफ से धक्का लग रहा है। तो कुछ देर तक तो वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है यार और पिचक जाओ और पिचक जाओ, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि कुछ बच्चे उसमें से ऐसे बाहर निकल के आ जाएंगे, हटाओ ना यार, इतना चिपकी चिपकी कर रहे हो, हमारे को नहीं, हमारे को सांस चाहिए, बाहर आ गए हैं हम, है ना, तो हम एकदम बाहर आ जाते हैं, राइट। एक और एग्जांपल से समझो, यू हैव 10 बॉक्सेस फॉर एग्जांपल, आप दोनों तरफ से धक्का मार रहे हो, पहले तो बॉक्सेस थोड़े पास पास आएंगे बट एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल जगह ही नहीं बचेगी एंड कुछ बॉक्सेस ऐसे बाहर से आ जाएंगे कि हटाओ ना यार, ठीक है। वैसे ही जब ये आपके पार्टिकल्स पास पास आगे बेटा, सो व्हाट विल हैपन, सॉल्यूट अच्छा खासा यहां बैठा हुआ था, सॉल्यूट दूसरे पेन से लिखते हैं, सॉल्यूट अच्छा खासा यहां पे जगह ऑक्यूपाई करके बैठा था, बट जब टेम्परेचर कम हुआ, काइनेटिक एनर्जी कम हुई, मोशन कम हुआ, स्पेसेस कम हुई, तो व्हाट विल हैपन, सॉल्यूट को भी धक्का लगेगा और वो भी ऐसे बाहर आ जाएगा। और केमिस्ट्री की टर्म्स में हम इसे क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री की हम टर्म्स में बोलते हैं द सॉल्यूट सेपरेट्स आउट। क्या बोलते हैं, सॉल्यूट सेपरेट्स आउट। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया, बट टेम्परेचर कम करने पे सॉल्यूट का भी धक्का लगता है एंड इट सेपरेट्स आउट, राइट बच्चा। क्लियर हुई है आपको इतनी बात, समझ आ गया है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, है ना। तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डन है, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर हमारा डन है, राइट। तो क्या मैं ये लिख सकती हूं कि सॉल्युबिलिटी जनरली इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यहां पे नहीं घुल रहा था, टेम्परेचर बढ़ाया घुल गया, है ना, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो सॉल्युबिलिटी जनरली इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब जब मैंने टेम्परेचर कम करा तो अच्छा खासा जो घुला हुआ था उसमें से भी बाहर निकल के आ गया, तो सॉल्युबिलिटी जनरली डिक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। क्या मैं ये लाइन लिख सकती हूँ, सॉल्युबिलिटी जनरली इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी जनरली डिक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। मैम कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, बट ये सॉल्युबिलिटी क्या है, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। तो चलिए समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। The maximum amount of solute which can be dissolved in 100 grams of solvent at a specified temperature is known as solubility of that solute in that solvent at that temperature. मैम क्या बोल गए मैम, कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना। देखो उल्टा चलते हैं, at a specified temperature, let us suppose मैंने टेम्परेचर ले लिया 20 डिग्री सेल्सियस, एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर मैंने 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया है, लेट अस सपोज 20 डिग्री सेल्सियस पे मैंने 100 ग्राम पानी ले लिया है, ओके। So the maximum amount of solute
जो इस 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व हो सकता है एट 20 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला मैंने? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, लेट अस सपोज 20 डिग्री सेल्सियस पे मैंने 100 ग्राम पानी लिया है एंड उसमें मैक्सिमम 40 ग्राम नमक घुल रहा है, ठीक है? तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, the maximum amount of solute which can be dissolved in 100 grams of solvent at a specified temperature is called the solubility of that solute in that solvent at that temperature। समझने की कोशिश करो, एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे मैंने 100 ग्राम कोई भी सॉल्वेंट ले लिया, उस टेम्परेचर पे 100 ग्राम सॉल्वेंट पे मैक्सिमम कितना सॉल्यूट घुल सकता है, दैट इज द सॉल्युबिलिटी। देखो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved in 100 gram of solvent at a specified temperature is called the solubility of that solute in that solvent at that temperature। ठीक है बच्चा, एज सिंपल एज दैट। बड़ी सिंपल सी बात है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपने 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया कोई भी, उस टेम्परेचर और उस 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना सॉल्यूट घुल सकता है, वो आपकी सॉल्युबिलिटी है। सिंपल, बिल्कुल आसान है, राइट? क्लियर हो गई बच्चा बात? समझ आ रहे हैं कॉन्सेप्ट्स? तो अब हम चलते हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, बचपन से छोटी क्लासेस से हम इसे पढ़ते हुए आए हैं कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं, बस हमें एक बार इन्हें रिवाइज करना है बिकॉज इट इज वेरी इजी, राइट? चलो, चेंज क्या होता है बेटा? चेंज इज इनएविटेबल, चेंज तो होता ही रहता है। कहते हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। चेंज एक ऐसी चीज है विच इज, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, राइट? अब इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, बट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। एक चेंज ही ऐसी चीज है जो कांस्टेंट है, जो होता ही होता है। यस, चलो अब चेंजेस में हमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस पढ़ने हैं। फिजिकल चेंज क्या होते हैं? ऐसे चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। चेंज तो हुआ बट कोई नई चीज नहीं बनी। ठीक है, लेट अस सपोज मेरे पास एक कांच का ग्लास है, ठीक है, कांच का ग्लास है, कांच का है, वो जमीन पे नीचे गिर गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। पहले वो इस शेप में था, ठीक है, जमीन पे गिरने के बाद वो इस शेप में हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ये भी कांच है, जब वो इस शेप में था, जब वो इस शेप में हो गया है तब भी वो कांच है। चेंज तो हुआ बट कोई नई चीज नहीं बनी, तो ये कैसा चेंज हो गया? फिजिकल चेंज। लेट अस सपोज मैंने कॉपी से एक पेपर लिया, मैंने पेपर का प्लेन बना दिया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि प्लेन बनते ही वो असली प्लेन में कन्वर्ट हो गया, उसको उड़ा सकते हो जू जू जू, नहीं। जब मैंने कॉपी से उसे निकाला तब भी वो पेपर था, जब मैंने उसका प्लेन बना दिया वो तब भी पेपर है, सिर्फ शेप में चेंज आया है, कोई नई चीज नहीं बनी है। मैंने उसी पेपर को लिया और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। यस, छोटे छोटे टुकड़ों में फट जाने के बाद भी इट इज स्टिल पेपर। ये भी पेपर ही है और छोटे छोटे ये जो पीसेस है ये भी पेपर ही है, बस साइज में चेंज हुआ है। यस, अगर मैं बात करती हूं मेल्टिंग ऑफ आइस की, आइस मेल्ट हो रही है, ये एक चेंज है, बट आइस भी क्या है? H2O, और मेल्ट होने के बाद जो वो वाटर बनाती है वो भी क्या है? H2O। चेंज तो हुआ बट कोई नई चीज नहीं बनी। तो क्या मैं इन सारे एग्जांपल्स को देके, क्या मैं इन सारे एग्जांपल्स को डिस्कस करके एक स्टेटमेंट लिख सकती हूं? क्या स्टेटमेंट लिख सकती हूं? द चेंज इन फिजिकल स्टेट, साइज एंड शेप ऑफ अ सब्सटेंस आर फिजिकल चेंजेस। चेंज इन फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये जो आपकी फिजिकल स्टेट्स हैं, अगर इनमें चेंज हो रहा है तो वो एक फिजिकल चेंज है। अगर साइज में चेंज हो रहा है तो वो एक फिजिकल चेंज है। अगर शेप में चेंज हो रहा है तो वो एक फिजिकल चेंज है, बिकॉज चेंज तो हो रहा है बट कोई नई चीज नहीं बन रही है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ बॉइलिंग ऑफ वाटर की, बॉइलिंग ऑफ वाटर इज अ चेंज, वाटर इज चेंजिंग टू स्टीम, बट स्टीम भी H2O है और जो आपका वाटर था वो भी H2O है। फिजिकल स्टेट में चेंज आया है बट अंदर से इंसान वही है भाई, बस प्लास्टिक सर्जरी कराइए, अंदर से बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, तो कोई नई चीज नहीं बनी। यहाँ पे भी आपका H2O ही है, ये भी आपका H2O ही है, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। तो ऐसे चेंजेस आर फिजिकल चेंजेस। देखो, those changes in which no new substances are formed are called physical changes. In a physical change, the substances involved do not change their identity. जो उनकी आइडेंटिटी है वैसे की वैसी रहती है। ये कांच का कप था तो इस शेप में भी कांच ही है, ऐसे में भी कांच ही है। ठीक है, they can be easily returned to their original form by some physical process. This means that physical processes can be generally reversed. ठीक है, and change in physical state, size and shape of a substance are physical changes. Right बच्चा, इतनी कहानी क्लियर हुई है। Physical changes are generally reversible.
पक्का डन है, ओके। अब आते हैं केमिकल चेंजेस पे। फिजिकल चेंज क्या है? जहां पे कोई नई चीज नहीं बन रही है। केमिकल चेंज बिल्कुल उसका उल्टा है, एक ऐसा चेंज जहां पे नई चीज बनती है, नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं, उन्हें हम केमिकल चेंज बोलते हैं, ओके। दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। इन अ केमिकल चेंज द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड चेंज देयर आइडेंटिटी, ओके। दे गेट कन्वर्टेड इनटू एंटायरली न्यू सब्सटेंस। बेटा मेरे पास पेपर है, मैंने उसका पेपर प्लेन बना दिया, शेप चेंज हो गई बट पेपर पेपर ही रहा, इट इज अ फिजिकल चेंज। मैंने पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया, साइज चेंज हो गया बट पेपर ही है, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, इट इज अ फिजिकल चेंज। बट मैंने पेपर को जला दिया, पेपर के जलाने पे क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? राख प्रोड्यूस होगी, स्मोक प्रोड्यूस होगा, है ना। तो क्या ये राख और ये स्मोक और ये पेपर ये सेम चीजें हैं? पेपर जला, एक चेंज हुआ, चेंज होने पे आपको राख मिल रही है, ऐश मिल रही है, स्मोक मिल रही है, क्या पेपर और ऐश एक ही बात है? नहीं यार, चेंज हुआ बट न्यू सब्सटेंसेस बने, तो ऐसे चेंजेस को केमिकल चेंज कहा जाता है। देखो, दे गेट कन्वर्टेड इनटू एंटायरली न्यू सब्सटेंस। कहां तो मेरे पास पेपर था सफेद सफेद, अब काली काली राखें बन चुकी हैं, ओके। द न्यू सब्सटेंसेस यूजुअली कैन नॉट बी रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म। क्या मैं इस राख को कह सकती हूं भाई प्लीज पेपर वेस्ट कर दिया मैंने, और पेपर वेस्ट नहीं करना, फिर से ऐसा करो, इस पेपर में कन्वर्ट हो जाओ? नहीं होगा भाई, ठीक है। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कि न्यू सब्सटेंसेस कैन नॉट बी रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म। दैट मींस कि केमिकल चेंजेस आपके यूजुअली इरिवर्सिबल होते हैं, आप उन्हें रिवर्स नहीं कर सकते यूजुअली, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अब एग्जांपल्स देख लो एक बार। मेरे पास है मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन। बेटा मैग्नीशियम रिबन क्या होता है? मैग्नीशियम रिबन इज Mg, यस। जब हम उसे जलाते हैं तो वो एक बहुत ही बढ़िया व्हाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, एंड जलने के बाद बच्चा मुझे मिलता है एक व्हाइट कलर का पाउडर, दैट इज MgO। तो यहाँ पे एक चेंज हुआ, ठीक है, चेंज हुआ। चेंज होने से पहले मेरे पास मैग्नीशियम था, चेंज होने के बाद मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये एक नई चीज है, क्योंकि न्यू सब्सटेंस बना है, इसलिए इट इज अ केमिकल चेंज। देखो, व्हेन मैग्नीशियम वायर इज हीटेड इट बर्न्स इन एयर टू फॉर्म व्हाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। This magnesium oxide is a new substance. Thus, a new substance is formed during the burning of magnesium ribbon. That is why burning of magnesium ribbon या wire is a chemical change. एक ऐसा चेंज जिसमें नई चीज बनेगी, वो आपका chemical change है, right? बर्निंग ऑफ पेपर की अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया, पेपर जलेगा बेटा, राख प्रोड्यूस होगी, ऐश, स्मोक, ये सारी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, दैट इज व्हाई इट इज अ केमिकल चेंज। इफ वी बर्न अ पीस ऑफ पेपर विद अ लाइटेड मैचस्टिक, माचिस से अगर हम उसे जलाएं तो न्यू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, स्मोक, ऐश, ये सब प्रोड्यूस होता है, ठीक है। पेपर इज एंटायरली डिफरेंट एंड दीज थिंग्स आर एंटायरली डिफरेंट, बिल्कुल न्यू चीजें बन चुकी हैं इस चेंज में, दैट इज व्हाई इट इज अ केमिकल चेंज। सो बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज, ठीक। एक और एग्जांपल देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जंग लगना। आयरन क्या होता है? आयरन इज Fe। जब बेटा उस पे जंग लग जाता है तो वो जंग क्या है? रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.XH2O। अब ये आप तो छोड़ो, आपका कोई छोटा भाई बहन भी बता देगा कि दीदी भैया ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, यस। इसको टेढ़ा कैसे करें? ये रहा, ठीक है। ये तो आपका कोई छोटा भाई बहन भी बता देगा कि दीदी भैया ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। तो इस चेंज में एक नया सब्सटेंस बना, दैट इज व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, राइट। तो अब अगर हमें केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस अच्छे से समझ आ गए हैं, तो अब आप लोगों के लिए मेरे पास एक सवाल है। सवाल क्या है? बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल जल रही है, एक चेंज हो रहा है। अब ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो क्या होता है बर्निंग ऑफ कैंडल में? मैं 3 तक गिनती हूं, आप एक बार नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। 1 2 3। बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या हो रहा है? बर्निंग ऑफ कैंडल में बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज हो रहे हैं। जब कैंडल जलती है बच्चा, तो आपकी जो वैक्स है वो मेल्ट होती है, ठीक है। वैक्स मेल्ट हो रही है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जा रही है। चेंज इन फिजिकल स्टेट इज अ फिजिकल चेंज। तो आपका फिजिकल चेंज क्या हो गया? मेल्टिंग ऑफ वैक्स, है ना। वैक्स का मेल्ट होना इज द फिजिकल चेंज इन दिस प्रोसेस। अब बात आती है केमिकल चेंज क्या हो रहा है। ये आपको दिख रही है बेटा, ये, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं विक। क्या बोलते हैं? विक बोलते हैं। एंड जब ये विक जलती है तो आपकी न्यू चीजें बन रही है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, है ना, स्मोक, लाइट, ऐसे ये सारी चीजें आपकी प्रोड्यूस हो रही हैं। सो द बर्निंग ऑफ विक इज द केमिकल चेंज, ठीक है। बर्निंग ऑफ
विक इज द केमिकल चेंज इन दिस प्रोसेस, क्योंकि नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एटसेट्रा, एंड आपका मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज द फिजिकल चेंज, बिकॉज सॉलिड से लिक्विड में आपकी वैक्स जा रही है, चेंज इन फिजिकल स्टेट इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ है? तो इसी के साथ आपका जो ये पूरा चैप्टर है दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसका थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होता है। राइट, रिविजन हमने वन शॉट रिविजन कर ली है, अपने कॉन्सेप्ट्स को फिर से समझ लिया है, उन्हें स्ट्रॉन्ग कर लिया है, उन्हें रिवाइज कर लिया है। तो अब बारी आती है उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने की एंड अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की। एंड हाउ डू वी डू दैट? वी डू दैट बाय क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आर यू गाइज रेडी अपने कॉन्सेप्ट्स को चेक करने के लिए, अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जांच करने के लिए? चलिए फिर क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कहता है देयर इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ मटेरियल्स P व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। ठीक है, P आपके पास है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स Q, R एंड S on the basis of the properties. Okay, the substances belonging to group Q can be solid, liquid or gases. जो आपके Q वाले हैं they can be solid, liquid, gases. ठीक है, द सॉलिड्स बिलोंगिंग टू ग्रुप Q आर यूजुअली इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। तो ये आपके जनरली क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। बात अगर हम करें मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस ऑफ द ग्रुप आर सॉलिड्स, ये आपके मोस्टली सॉलिड्स हैं एंड ये गुड कंडक्टर्स हैं। ओके, the substances belonging to group S are neither insulators like Q nor conductors like R. Properties of S are intermediate between those of Q and R. Identify Q, R and S. तो आपको मैं ऑप्शंस दिखाती हूँ, आधा तो आपका डाउट चला ही जाएगा कि मैम इतनी सारी लाइनें लिखी हुई थी, क्या ही आंसर होगा। तो इतना तो हमें समझ आ गया है ऑप्शंस देखिए कि क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, और हमें ये भी समझ आ गया कि इनमें से मेटालॉइड्स कौन सा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका S है ना, S आर नाइदर इंसुलेटर्स नॉर कंडक्टर्स। S की प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट है बिटवीन Q एंड R। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स में किसकी प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट होती है? मेटालॉइड्स की। मेटालॉइड्स हैव प्रॉपर्टीज व्हिच आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो S जो हो गया आपका, S आपका मेटालॉइड हो गया, S आपका मेटलॉइड हो गया। ठीक है, दो ऑप्शंस हैं आपके मेटलॉइड्स के, इन दोनों को तो अब आप कैंसिल ही कर दो। अब लेट्स सी कि इनमें से मेटल कौन सा है और नॉन मेटल कौन सा है। तो हमें बहुत अच्छे से पता है, माना अगर हम सॉलिड लिक्विड गैस वाले कॉन्सेप्ट से नहीं भी पता कर पा रहे तो हमें ये तो पता है यार कि नॉन मेटल्स आपके पुअर कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, एंड आपके जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स। राइट, तो अगर हमें सॉलिड लिक्विड गैस इस सॉलिड वाले कॉन्सेप्ट से नहीं भी पता लगा पाए तो हम इस वाले कॉन्सेप्ट से पता लगा सकते हैं कि नॉन मेटल्स आपके पुअर कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि इंसुलेटर हो गए, एंड आपके जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स हैं। तो आर क्या हो गया? आपका मेटल हो गया, एंड जो आपका Q है वो आपका नॉन मेटल हो गया। एंड इस क्वेश्चन से हमें एक और नॉलेज मिली कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, एंड जो आपके मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं? आर सॉलिड्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस ऑफ ग्रुप आर सॉलिड्स। तो इतने हमें को क्लियर हो गया कि जो आपके मेटल्स होते हैं वो मोस्टली सॉलिड्स होते हैं, नॉन मेटल्स आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। नॉन मेटल्स आपके इंसुलेटर्स हैं, मेटल आपके गुड कंडक्टर्स हैं, एंड एस आपका क्या हो गया? मेटलॉइड। तो क्यू इज अ नॉन मेटल, Q is a non-metal, R is a metal and S is a metalloid। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर C। तो इतना बड़ा क्वेश्चन देके घबराना नहीं है, बस काम एंड कंपोज्ड रहना है और अपना काम करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी भी बड़ी बड़ी लाइनें देख के घबराना नहीं है, बहुत आसान है ये भी। 4 substances were thoroughly mixed with water separately to obtain mixtures A, B, C and D। ठीक है, मेरे को A, B, C and D ये 4 मिक्सचर्स मुझे मिले, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। Path of beam of light passing through it was visible in A, B and D but invisible in C। Path of beam of light visible, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये है टिंडल इफेक्ट, एंड टिंडल इफेक्ट शो करते हैं सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स, सॉल्यूशन शो नहीं करते। तो लाइट का पाथ जहां पे विजिबल नहीं हुआ वो मेरा क्या हो गया? वो मेरा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो जो आपका C है, C इज सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। On leaving undisturbed, the particles of the substance settle down in A but not in B, C and D। Substance जो आपके particles हैं, particles settle down हो रहे हैं, मतलब unstable है सिस्टम। unstable कौन होते हैं? suspensions। तो आपका जो A है वो क्या हो गया? suspension हो गया। ठीक है, एंड फिर ऑब्वियसली पीछे क्या बचा? आपका जो B और D है वो क्या है? colloids है। The solute particles are visible to the naked eye। आपको पता है कि सस्पेंशन में पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, तो पार्टिकल्स आर विजिबल टू द नेकेड आई, बट
बट इनविजिबल इन बी, सी एंड डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो सी आपका सॉल्यूशन है, ए आपका सस्पेंशन है, बी एंड डी आपके कोलॉइड्स हैं। ऑप्शंस देखो, ए बी डी आर कोलॉइड्स गलत, ए इज सस्पेंशन ठीक है, बी डी आर कोलॉइड्स ठीक है, सी इज अ सॉल्यूशन ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। फिर से इतनी बड़ी लाइनें देख के घबराना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A solution in which more solute can be dissolved at a given temperature is called a saturated solution। अच्छा, ट्रू फॉल्स है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट अभी डाला जा सकता है उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, सैचुरेटेड नहीं बोलते। तो ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है। सॉल्यूशंस दैट कंटेन अ सॉल्वेंट अदर देन वाटर आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशंस। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब आपका सॉल्वेंट वाटर होता है तो उन्हें हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, एंड जब आपका सॉल्वेंट एनीथिंग अदर देन वाटर होता है तो उन्हें नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अब स्टेटमेंट क्या है? सॉल्यूशंस दैट कंटेन अ सॉल्वेंट अदर देन वाटर, ऐसे सॉल्यूशंस जहां पे सॉल्वेंट वाटर के अलावा कुछ भी है उन्हें नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, एक्वस नहीं बोलते। तो ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आई, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ट्रू। तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू कहां पे है? फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जैसे ही मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे लाती हूं, यू आर वेरी वेलकम टू पॉज इट एंड राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The mass of water and mass of glucose required to make 250 gram of 40% solution of glucose respectively is। मेरे पास mass of solution कितना दे रखा है? 250 ग्राम, एंड concentration कितना दे रखा है? 40। ऑप्शंस मुझे ग्राम 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 में दिख रहे हैं, मतलब मैं मास बाय मास की बात कर रही हूं। तो बेटा अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की बात करूं तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यस, ये मुझे ऑलरेडी दे रखा है, ये मुझे ऑलरेडी दे रखा है। ऑब्वियसली बेटा ग्लूकोज हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा, है ना, और वाटर आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ वाटर एंड मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू मेक 250 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है तो ग्लूकोज तुम्हारा सॉल्यूट हो गया, वाटर तुम्हारा सॉल्वेंट हो गया, ठीक। तो अब 40 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, 40 इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन कितना है? 250 इंटू 100। तो आपका मास ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा बेटा? दैट इज ग्लूकोज, इट विल बी 40 इंटू 250 अपॉन 100, 0000। आंसर हो गया आपका 100 ग्राम। तो आपके पास मास ऑफ ग्लूकोज कितना है? 100 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ ग्लूकोज कितना है? 100 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन है 250, तो वाटर कितना हो गया आपका? 150 हो गया, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि ग्लूकोज है, प्लस मास ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्लूकोज है, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है। तो अब ये मुझे दे रखा है 250, ग्लूकोज मैंने निकाल लिया 100, प्लस मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? मास ऑफ वाटर विल बी 250 माइनस 100 विच विल बी 150 ग्राम। सॉल्यूशन मिलके बनता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से, सो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट है ग्लूकोज, सॉल्वेंट है वाटर, ये दोनों मेरे पास है तो वाटर आ जाएगा। अब 100 और 150 तो आ गया। प्लीज आंखें बंद करके ऑप्शन नंबर सी मार्क मत कर देना, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना। क्वेश्चन में पूछा गया है पहले मास ऑफ वाटर फिर मास ऑफ ग्लूकोज, और यहां पे एक बहुत ही खतरनाक वर्ड लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली। ये रिस्पेक्टिवली ने बहुत आंसर गलत करवाए हैं यार, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहले वाटर का बताओ फिर ग्लूकोज का बताओ। तो पहले होगा आपका 150 और फिर होगा आपका 100, पहले 150 फिर 100। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। प्लीज सही आंसर आते हुए भी गलत ऑप्शन टिक करके मत आना। वाई? बिकॉज क्वेश्चन जी ठीक से नहीं पढ़ा हमने, तो है ना, हमें तो आसान लग रहा था, पूरा पढ़ा ही नहीं, बीच में छोड़ दिया, आंसर लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। चलो मूविंग ऑन, कुछ अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि आंसर कैसे लिखना होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज क्या है? इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड देयर आर चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस लाइक शेप, फिजिकल स्टेट, अपीयरेंस एटसेट्रा, है ना। चेंज इन फिजिकल स्टेट, साइज, शेप क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस होते हैं। केमिकल चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते प्यारे बच्चों।
राइट 2 एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. मैंने आपको लिटरली स्टार मार्क करा के लिखवाया था कि मरकरी एंड ब्रोमीन आर द ओनली 2 एलिमेंट्स विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जिसमें से जो आपका मरकरी है वो एक मेटल है और ब्रोमीन आपका नॉन मेटल है. तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. तो मेटल ध्यान रखना मरकरी है. क्वेश्चन आ सकता है विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो आपका ब्रोमीन है. बट क्वेश्चन अगर आया विच एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो मरकरी एंड ब्रोमीन दोनों है. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. What are the solvent and solute present in the tincture of iodine? टिंचर ऑफ आयोडीन बेटा सॉल्यूशन है. यस, उसमें सॉल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा, है ना. तो ये बच्चों को थोड़ा ट्रिकी लगता है. आंसर देखिए, टिंचर ऑफ आयोडीन में सॉल्यूट आपका आयोडीन होता है एंड सॉल्वेंट आपका अल्कोहल होता है. ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन आ जाता है कि सॉल्यूट बताओ और सॉल्वेंट बताओ. सॉल्यूट इज आयोडीन, सॉल्वेंट इज अल्कोहल. चलिए, What causes the differences in the properties between solution, colloids and suspensions? क्यों solution की properties ऐसे 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 अलग हैं, क्यों colloids की अलग हैं, क्यों suspension की अलग हैं? ठीक है, reason क्या है? reason क्या है? What is the reason? The reason is the different particle size. क्योंकि बच्चा particles का size अलग अलग होता है, इसीलिए solution की प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, कोलॉइड्स की ऐसी हैं, सस्पेंशन की ऐसी हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन पार्टिकल साइज. क्यों टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर पा रहे? क्यों सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन है नहीं है? ये जो सारी मैंने आपको वो टेबल बनवाया था. ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस, सॉरी व्हाट कॉजेज द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज? रीजन इज द डिफरेंट पार्टिकल साइजेस इन सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स. चलिए 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 चलिए, अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं. आइए देखिए, students were asked to prepare a 10% mass by mass sugar solution in water as a part of an experiment. 10% mass by mass, आपको पता है बेटा ये आपका solute होता है, पहला वाला, दूसरा वाला आपका solution है. तो 10% mass by mass sugar solution का क्या मतलब हो गया? 10% mass by mass sugar solution का क्या मतलब हो गया कि you should have 10 ग्राम शुगर. आपके पास 10 ग्राम शुगर होनी चाहिए इन 100 ग्राम सॉल्यूशन. आपका टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम का होना चाहिए, जिसमें से 10 ग्राम आपकी चीनी होनी चाहिए. तो पीछे 100 माइनस 10 जो 90 ग्राम बचा वो आपका सॉल्वेंट होना चाहिए, यानी कि वाटर. तो इस एक लाइन से हमने इतने सारे कंक्लूजन निकाल लिए. स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू प्रिपेयर 10% मास बाय मास शुगर सॉल्यूशन इन वाटर. 10% मास बाय मास का क्या मतलब है? 10 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम सॉल्यूशन. ठीक है, तो 10 ग्राम शुगर होनी चाहिए टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन में. तो पीछे जो 90 ग्राम बचा वो आपका सॉल्वेंट हो गया, यानी कि वाटर. तो अगर किसी को 10% मास बाय मास शुगर सॉल्यूशन बनाना है तो उसको 10 ग्राम चीनी 90 ग्राम पानी में घोलनी होगी, तब जाके आपका 10% मास बाय मास शुगर सॉल्यूशन बनेगा. इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो, अब क्या हुआ, रमेश ने ये सॉल्यूशन बनाया बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम वाटर. कर दी ना गलती? 10 ग्राम चीनी को जब 90 ग्राम पानी में घोलोगे तब जाके आपका 10 + 90 100 ग्राम सॉल्यूशन बनेगा. एंड देन उसके बाद जब आप 10/100 × 100 करोगे तो 10% आएगा. अभी सब समझा रही हूं. बट रमेश ने गलती कर दी, उसने 90 ग्राम वाटर ना लेके 100 ग्राम वाटर ले लिया. ओके, while Sarika made it by dissolving 10 ग्राम शुगर in water to make 100 ग्राम of the solution. सारिका ने सही काम करा, उसने 10 ग्राम चीनी को पानी में डाला ताकि टोटल आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन बन सके. आर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टू सॉल्यूशन सेम? बिल्कुल भी सेम नहीं है. रमेश ने क्या करा? रमेश ने शुगर कितनी ली? 10 ग्राम. वाटर यानी कि सॉल्वेंट कितना लिया? 100 ग्राम. तो टोटल उसका जो शुगर सॉल्यूशन है वो कितना हो गया बच्चा? शुगर सॉल्यूशन हो गया उसका 10 + 100 यानी कि 110 ग्राम. अब अगर मैं उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकालूंगी तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. सॉल्यूट क्या है? चीनी 10 हो गया, सॉल्यूशन क्या है? 110 हो गया, इनटू 100 हो गया. जब इसको सॉल्व करेगा तो 9.09% आ जाएगा. बनाना 10% था, बट रमेश ने गलती की वजह से क्या बनाया? 9.09% शुगर सॉल्यूशन बनाया. ठीक, बात अगर हम करते हैं सारिका की. सारिका ने क्या करा? सारिका ने चीनी तो ली 10 ग्राम, चीनी तो उसने 10 ग्राम ली, और उसने क्या करा? 10 ग्राम शुगर इन वाटर, उसने 10 ग्राम चीनी को पानी में घोला ताकि आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन बन जाए. तो उसका जो सॉल्यूशन था बच्चा
वो कितना था टोटल 100 ग्राम। ओके तो अब अगर हम सारिका के सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकाले तो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 10, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 इंटू 100, इसको जब हम क्रॉस करेंगे तब जाके आएगा आपका 10%। तो सारिका ने बिल्कुल सही सॉल्यूशन बनाया, रमेश ने गलती कर दी। कंपेयर द मास परसेंटेज ऑफ बोथ द सॉल्यूशन, मास परसेंटेज भी दोनों का हमने कंपेयर कर दिया है, ये तो मैंने आपको सॉल्व कराया है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। मास परसेंट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, इनटू 100। ये मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके बनाते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर मैं सॉल्यूशन ऑफ रमेश की बात करती हूं तो उसने 10 चीनी ली, है ना, 10 चीनी प्लस 100 पानी, ठीक है, ये सॉल्यूट, ये यार एक तो ये SOL के चक्कर में ना कंफ्यूजन बड़ी हो जाती है, ठीक है। ये उसने सॉल्यूट लिया, ये उसने सॉल्वेंट लिया, 10 प्लस 100, तो ये 10 अपॉन 110 इंटू 100 9.09%। सारिका की बात करते हैं, सॉल्यूशन मेड बाय सारिका 10 ग्राम शुगर इन टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन इनटू 100, तो उसने 10% बनाया। द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय सारिका हैज अ हायर मास परसेंट देन प्रिपेयर्ड बाय रमेश। ऑब्वियसली रमेश ने 9.09% बनाया एंड सारिका ने 10% बनाया, तो सारिका ने जो बनाया उसका मास परसेंटेज ग्रेटर है। ठीक है बच्चा, क्लियर हो रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट? सारे जो चैप्टर के जितने आपके टॉपिक थे, काफी हद तक मैंने हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन उठाया है और अच्छे से आपको ये भी दिखा दिया कि यार अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है तो हम किसी भी क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम जो है अपने इस सेशन के लास्ट पे आ गए हैं, दैट इज द थैंक यू स्लाइड। ठीक है, तो आई होप कि ये जो आपका चैप्टर था इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये जो पूरी मैटर की कहानी थी बेसिकली, वो अब मैटर बेसिकली, अभी मैटर की और आगे कहानी चलनी है चैप्टर 3 एंड 4 में, बट इज मैटर अराउंड अस प्योर आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से है, ऑप्शंस ध्यान से देखने हैं, गलती नहीं करनी, सिली मिस्टेक नहीं करनी। आई होप कि ये सारे छोटे छोटे पॉइंटर्स आपको इस सेशन से मिले होंगे अलोंग विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। एंड अगर आपका जवाब है कि जी हाँ मैम हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छे से समझ आया, तो प्लीज 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 आप क्या करेंगे, चैट बॉक्स में नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां प्यारा सा एक डायमंड बना देंगे कि यस मैम सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं, राइट। तो इसी के साथ बच्चों हम अपने सेशन को खत्म करते हैं। आई होप कि आपको आज की क्लास में सब समझ आया होगा, मुझसे पढ़ने में मजा आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, टाटा बाय बाय, साइनरा बच्चों।